बाजार के शानदार आसन और शीर्षासन एक बार सुबह जहां खुले उसके एकदम विपरीत दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार। तो हर एक आसन का और हर एक मुंह का है आपकी जिंदगी में और बाजार में बड़ा महत्व। वही आज हम सीख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। दीप, इससे बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल नहीं सकता कि किस तरह से आप बाजार को अलग अलग आसन करते हुए देख रहे हैं। और वाकई में बिल्कुल शुक्रवार की तरह ही आज फिर से शानदार रिकवरी होती दिख रही। बस आखिरी 1.5 घंटा हम आसानी से पार कर जाएं। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, जितनी बढ़िया तरीके से आप वो सारे योगा आसन करके दिखा रहे थे, अब एक नया नाम भी देना चाहिए इस बाजार में जो आसन करा है पिछले फ्राइडे को, और आज गिरकर जो रिकवरी आती है, इसके लिए एक नए आसन का नाम आपको करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वैसे तो इस गिरकर रिकवरी की छोड़ दे, लेकिन अदरवाइज नीचे से ऊपर होने वाला या ऊपर से नीचे होने वाला शीर्षासन है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि किस तरह से आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं जब शीर्षासन करते हैं, और वो आपका मेंटल कंसंट्रेशन कितना मजबूत है वो बताने की कोशिश करता है। लेकिन वाकई में बाजार की रिकवरी काबिल तारीफ है। आइए बढ़ते हैं आखिरी 1.5 घंटे में। उससे पहले देख लें इस वक्त की बड़ी बातें, क्या कुछ हुआ है दिन भर, आज बाजार में क्या एक्शन रहा है। शानदार रिकवरी होती हुई दिखी और 15,700 का लेवल भी आपको नजर आया है। निफ्टी पर लगभग पूरे नुकसान की भरपाई करते हुए दिखे हैं बाजार। बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ 50 अंक ऊपर है, दिन की ऊंचाइयों के करीब है। और सेंसेक्स भी सर उठाकर ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। सेंसेक्स निफ्टी एकदम फ्लैट, लेकिन बाकी बाजारों में जबरदस्त एक्शन है। आइए, एक्शन कहाँ है। सरकारी बैंकों में जमकर तेजी होती दिख रही है। रियल्टी इंडेक्स भी 1.5% मजबूत है, लेकिन ऑटो और आईटी दो स्पेस ऐसी है जहां पर थोड़ा दबाव इस वक्त आपको नजर आएगा। ये आपके लिए पूरा एक्शन। डाउ फ्यूचर्स यहीं से आया है वो रिकवरी का पूरा एक्शन, क्योंकि आपको याद होगा आज सुबह जब हम ट्रेडिंग के लिए खुले तब डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, वहां से दबाव था। लेकिन देखिए तस्वीर किस तरह से तेजी से बदली है। पहली बार बड़े दिनों के बाद, लंबे समय के बाद डाउ फ्यूचर्स ने तस्वीर बदली है। 200 पॉइंट के नीचे होने के बावजूद अब उसको रिकवर करके 125 पॉइंट ऊपर होते हुए दिख रहे थे। और डीप जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल वही है। सब चीज एक साथ नहीं हो सकती और सब चीज गलत नहीं हो सकती, या सब चीजों में करेक्शन एक साथ नहीं हो सकता। अगर बॉन्ड यील्ड 1.40-1.35 के आसपास है तो फिर इससे बड़ा ट्रिगर बाजारों के लिए हो नहीं सकता कि ब्याज दरें नीचे रहे और बाजार भी नीचे रहे। दोनों में से एक चीज को ऊपर जाना है, तो थोड़े थोड़े दोनों ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका में आज रात को ट्रेडिंग सेशन शायद उतना बुरा नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर अपने रिकवरी के अहम लेवल के नजदीक है। बॉन्ड यील्ड्स रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। तो एक तेज गिरावट के बाद और लगातार 5 दिन से अमेरिकी बाजार गिरे हैं। आज का दिन डेफिनेटली मेक और ब्रेक वाला सेशन अमेरिका में भी होगा। हफ्ते के पहले दिन आपका मूड टोन सेट होती है कि किस तरह से आप पूरा हफ्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले डाउ फ्यूचर्स में जो शार्प रिकवरी आई है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, और भारतीय बाजार भी आज इन्हीं रिकवरी के दम पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज दीप जो कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन को हम आइडेंटिकल देख रहे हैं शुक्रवार के सेशन की तरह, जहां हम खुलने के बाद थोड़ा और फिसले 15,450 तक लुढ़के, और उसके बाद हमने पूरी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। आज हमने लोअर लो बनाया है, 15,450 तक नहीं गए हम, 15,505 से ही घूम गए। पहली बात। दूसरी बात, करेक्शन की शुरुआत शुक्रवार के सेशन में लगभग मतलब जो हमने रिकवरी दी, रिकवरी के बाद गिरने की जो शुरुआत हुई थोड़ी सी वापस, वो आपको थोड़ी होती हुई नजर आई मिड सेशन में। लेकिन मिड सेशन के बाद आखिरी 1 घंटे की रिकवरी शानदार हुई। लेकिन आज रिकवरी के लिए हमने आखिरी 1-1.5 घंटे का इंतजार नहीं किया, बाजार ने उससे पहले ही रिकवरी देने की कोशिश कर दी। और लगभग वही समय देख सकते हैं, 1:30 बजे के आसपास से बाजार मजबूती के साथ और बढ़ते हुए दिखे। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन है, आइडेंटिकल ट्रेडिंग सेशन है जो शुक्रवार को हमने देखा है, और शुक्रवार के मुकाबले में थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत ट्रेडिंग सेशन अब तक का नजर आ रहा है। तो एक शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज की रिकवरी इसलिए भी मायने रखती है कि आपके लिए अहम लेवल्स को आप बार बार होल्ड कर रहे हैं। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स आपको थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरनाइट पोजीशन रखने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शुक्रवार के मुकाबले में आज ज्यादा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यह है दीप अब तक का रुझान, जहां अब तीनों ही इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखेंगे हरे निशान में। जी बिल्कुल सर, और इस कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपका भी एक अहम योगदान रहा था, क्योंकि मेरे को याद है फ्राइडे को आपने कहा भी था कि वैसे आप हेज करके जाइए और पुट खरीदिए, और जिन्होंने हेज किया होगा उनको आज सुबह तो काफी फायदा मिला होगा। पर आपने ये भी कहा था कि अब मेटल्स और पीएसयूज पर
स्पेशली फोकस करना जरूरी है, क्योंकि रिकवरी यहां पर आ सकती है। आज सुबह भी आप यही कह रहे थे। और देखिए सर, फिलहाल मेटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है और पीएसयू बैंक्स में तो उससे भी ज्यादा भरपूर एक्शन आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये स्पेस है दीप। देखिए, जहाँ से करेक्शन की शुरुआत हुई है वहीं से करेक्शन को रिकवरी भी आती हुई दिखी है। और इस रिकवरी में एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, शायद बैंक्स भी लीडरशिप लेने की कोशिश करें, जिसमें सरकारी बैंक तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। हो सकता है प्राइवेट बैंक्स भी थोड़ा लीडरशिप लेने की कोशिश करें, अब यहाँ पर रिकवरी पहले होती हुई दिखे। तो दो स्पेस है जो सबसे कमज़ोर मानी जाती है इस बाजार में, मेटल्स और बैंक्स। और ये दोनों ही रिकवरी के लिए सबसे पहले आपको संकेत देंगे, जिसमें से मेटल से शुरुआती संकेत आपको आ चुके हैं। कमोडिटीज़ की जो पिटाई हुई उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी के, थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्पेस पर नज़र रखनी चाहिए। हाई बीटा है, हाई रिस्की है, लेकिन बात वही है, जब रिकवरी आती तो सबसे पहले गिरने में अगर ये आगे रहते तो बढ़ने में भी यही आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों स्पेस पर अब भी फोकस करना चाहिए। सरकारी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए, सरकारी बैंकों पर फोकस करना चाहिए और मेटल्स पर फोकस करना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ट्रेड ये साबित हो सकते हैं आज और कल के लिए। तो अच्छी बात दीप, सबसे बढ़िया क्या है कि एक्सपायरी के हफ्ते में आपने क्या कहना चाहिए, जोश नहीं खोया है, दम नहीं तोड़ा है, हार नहीं मानी है। तेजी करने वालों ने जिस तरह की वापस से रिकवरी की है, ये मेरे ख्याल से अगर आज हरे निशान में बंद हो पाए, सबसे बढ़िया चीज़ तो दीप एक ये है कि कम से कम आप 15,575 के नीचे बंद नहीं होंगे। कम से कम अभी तक तो कम, ये आप कह सकते हैं 100 पॉइंट वहाँ से ऊपर है। तो जो एक अहम सपोर्ट लेवल है जिसके नीचे बंद होने पर ही हम बार बार लोगों को कह रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो तब तक बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दिन में एक आध बार ऊपर नीचे जाकर आ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे से ही बाजार खराब होंगे। और आप देखिए आखिरी 1 घंटे में जब हम जा रहे हैं तो 15,575 के ऊपर बंद होने की संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी के लिए वो छोटा लेवल 34,400 का है, बैंक निफ्टी भी उसके ऊपर दिख रहा है। तो आखिरी 1 घंटे में हमें सिर्फ ये लेवल्स होल्ड कर लें और बढ़त ना भी बना पाए तो कोई चिंता की बात नहीं। तो ओवरऑल अच्छी रिकवरी है, बस अब चुनौती यही है अगले 1.5 घंटे में इस रिकवरी को बरकरार रखना है। जी बिल्कुल सर, अब रिकवरी को बरकरार रखना है। अच्छे रिकवरी आ चुकी है और कुछ ऐसे बढ़िया स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए आइडेंटिफाई भी करते हैं। और सुमित जी को मेटल स्टॉक्स, बैंक स्टॉक्स काफी पसंद है, तो आइए देखते हैं सुमित जी को इस समय क्या पसंद आ रहा है। बिगुल सुमित के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, एक तो सुबह का कॉल याद दिला देता हूँ। सुबह मैंने जेएनके बैंक दिया था और अभी आप स्टॉक देखिए 20% अपर सर्किट पे है। जो 40 रुपए के टारगेट दिए थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं। 39.30 का अपर सर्किट पे फ्रीज है। तो ये ब्रेकआउट था जो चार्ट्स पे देखने को मिला था और स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ये तो था अपडेट जेएनके बैंक का। अब जो मेरे पास बैंक रडार पे आया है वो बैंक का भाव चल रहा है 11.90 रुपए। अनिल जी ने भी बहुत बार दिया है, मैंने भी बहुत बार दिया है और मैं बार बार बोल रहा हूं अब ये स्टॉक भी चलेगा। स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक, साउथ बैंक जिसका सिंबल है। 12 रुपए का अभी भाव है। ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। मैं इसका अभी डेली चार्ट देख रहा हूं, इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है। स्टॉक 2019 के हाई ब्रेक कर रहा है, नवंबर 2019, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 13.5 का पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट 15 का बनेगा और बहुत जल्दी और शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर चूकना नहीं है। जिन्होंने पहले से खरीदारी कर रखी है वो लोग होल्ड करके चले, फ्रेश खरीदारी करें। 10 रुपए 70 पैसा 75 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 10 रुपीज 75 पैसा ऊपर में टारगेट 13 रुपए 50 पैसे और 15 रुपए जल्दी शॉर्ट टर्म में टारगेट साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो नज़र रखनी है साउथ इंडियन बैंक जो सुमित जी को पसंद आ रहा है। और सुबह जेएनके बैंक, इस पर भी सुमित जी ने राय दी थी। और अनिल जी, साउथ इंडियन बैंक पर आपने भी पहले राय दी है और साथ ही जेएनके बैंक हमारा एसआईपी स्टॉक भी था सर। 27 अप्रैल को 23 के लेवल से रेकमेंड किया था, वहां से आज तो सर्किट लग गया, बट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 40% की गेन तब से भी आती हुई दिख रही है और बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इन छोटे बैंक के मूवमेंट पर? दीप 24 रुपये पर रिकमेंड किया था, 24 से 39 रुपये, यानी कि 15 रुपये, लगभग 60-70% के रिटर्न आपको हो रहे हैं और वो भी मुश्किल से महीने भर में, महीने 1.5-2 महीने में, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। देखिए दीप, मुझे याद है जब जेएनके बैंक में एसआईपी में हम इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हम, जैसा कि हम आमतौर पर टीम में डिस्कस करते हैं कि क्या ये स्टॉक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, तो आसानी से जेएनके बैंक जैसे स्टॉक पर ये राय निकल कर नहीं आती कि हाँ ये एसआईपी स्टॉक बन सकता है। लेकिन चीज़ें जब बदलती है
और इसको अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक ही वजह से हमने इसको चुना था कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस जम्मू एंड कश्मीर पर बढ़ा है और जिस तरह से इस स्टॉक का बैलेंस शीट पूरा क्लीन हुआ है, क्योंकि पहले काफ़ी कुछ एनपीएज ये वो सारी तस्वीर थी, तो नए मैनेजमेंट ने जिस तरह से पूरा क्लीन किया है बैंक को और जिस तरह से बड़े इकोनॉमिक पैकेज और जिस तरह से वापस से जम्मू एंड कश्मीर जो नॉर्मल बिजनेस की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है, ये दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से हमने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को चुना कि एक तरफ जहाँ बैंक स्पेसिफिक कारण है, दूसरा स्टेट स्पेसिफिक कारण है और इन दोनों कारणों को की वजह से देखिए जम्मू कश्मीर जैसे छोटे, और सबसे बड़ी बात दीप क्या है, इस तरह की छोटी प्राइस के स्टॉक हमारे रिटेल इन्वेस्टर आसानी से खरीद पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, ले लेते हैं। आज भले हम कितना भी बढ़िया 1500, 2000, 2500 रुपये वाला स्टॉक रिकमेंड करें और हम कहेंगे 5000, 10,000 हो जाएगा, लेकिन उन्हें खरीदने में झिझक रहती है। वो माइंड सेट है। भले हम कुछ भी कह दें, कितना भी कर दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस से अल्टीमेटली वैल्यूएशंस होते हैं, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे सस्ती प्राइस का अच्छा स्टॉक मिले, और वो हमने करने की कोशिश की और जिसकी वजह से आई एम श्योर लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। ये सारे एसआईपी स्टॉक्स फंडामेंटली मोस्टली 99% सारे अच्छे हैं। कोई एक आध में कभी कोई चूक हो जाए तो अलग बात है, 99% होती नहीं है। अब ये किस वक्त कब चलेंगे, आप देखिए इस वक्त बाजार का मूड माहौल खराब है तब ये चला है, तो ये चलने का कब कारण होगा, किस कारण से और किस दिन चलेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये फंडामेंटली स्टॉक ऐसे हैं जो अल्टीमेटली इनके जो सही वैल्यूएशंस वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक यही फॉर्मूला हमने 8-9 रुपये में, मुझे याद है कि साउथ इंडियन बैंक में अब 8-9 रुपये का स्टॉक आप रिकमेंड करते हो तो कई बार लोगों के मन में आता है आप इस तरह का पेनी स्टॉक या छोटा स्टॉक रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, लेकिन 8 रुपये के स्टॉक में आपका 12 रुपये होने पर 50% का रिटर्न बनता है। 9 रुपये का अगर 12 रुपये हो जाता है तो 35% रिटर्न बनता है। तो परसेंटेज रिटर्न जो आपके निकल कर आते हैं इन छोटे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया आते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ बहुत मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि आमतौर पर 99% इंटेंशनली हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई ख़राब क्वालिटी का स्टॉक रिकमेंड ना हो। कभी कभार हो सकता है कोई अनइंटेंशनली ध्यान से निकल जाए, तो अगर हम छोटे स्टॉक्स भी रिकमेंड जब कर रहे हैं या हम आपके सामने ला रहे हैं तो पूरी रिसर्च के साथ लेकर आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। जेएनके बैंक सर्किट पर है, हमने यहाँ पर आपके लिए बात करी थी, और साउथ इंडियन बैंक जिस पर भी पहले चर्चा हो चुकी है। देखिए सुमित जी की तरफ से बढ़िया रिकमेंडेशन आ रही है। 2.25 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं, तो छोटे सौदे नहीं हैं, 2.25 करोड़ शेयरों के आपको सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार का इंटरेस्ट इस स्पेस पर और भी इस समय बढ़ते हुए दिख रहा है। 8% ऊपर साउथ इंडियन बैंक इस समय आते हुए दिख रहा है। बढ़िया मोमेंटम, और सुमित जी ने भी बल्ड डील से पहले का ही ये मोमेंटम पकड़ा है, जहां से देखिए स्टॉक अब शूट अप होते हुए दिख रहा है। 8% की तेजी साउथ इंडियन बैंक पर आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं ये जान लेते हैं एक बार वरुण के साथ, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए जो इवेंट्स हैं वहां पर डिटेल्स देंगी मानसी हमें। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एसबीआई टियर 1 कैपिटल जुटाने पर जो बोर्ड मीट है इस पर फोकस है आज के लिए। इसके अलावा कल वायदा बाजार में बीएल एनएमडीसी के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही वेल्सपन इंडिया 200 करोड़ का बायबैक खुलने जा रहा है, दाम जिसके 120 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 1:1 बोनस शेयर की एक्स डेट कल होगी, रिकॉर्ड डेट जिसकी 23 जून यानी कि बुधवार का दिन होगी। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल की टेस्टिमनी पर भी कल के लिए नजर रहेगी। इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। बुधवार के दिन वायदा बाजार में अपोलो हॉस्पिटल, इसके अलावा धनसेरी टी बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक करेंगे। इंडिया पेस्टिसाइड का आईपीओ बुधवार यानी 23 जून से लेकर शुक्रवार यानी कि 25 जून तक खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड जिसका 290 से 296 रुपए प्रति शेयर है, और इस आईपीओ का साइज 800 करोड़ का है। और इसके अलावा बुधवार के दिन यूको बैंक 500 करोड़ जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है, तो इस पर भी फोकस होगा। तो आज से लेकर बुधवार तक के ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, और इस हफ्ते एक और आईपीओ भी खुलने जा रहा है जहां पर हमारी नजर रहेगी। आइए आज के खबरों वाले शेयर्स जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन से शेयर्स हैं खबरों में। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे पहले तो इन्फो जिस कंपनी के नतीजा है उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई है। नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर है। मुनाफा 70 करोड़ से बढ़ के करीब 67 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि कंपनी को यहाँ पे 3 करोड़ का अतिरिक्त घाटा भी हुआ है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 68 करोड़ से घटकर 53 करोड़ पे आया है। मार्जिन जो है वो 25% से गिर के 18.3% पे आए हैं। तो नतीजे थोड़े कमजोर है इस कंपनी के। मारुति, यहाँ पे खबरें आई है कि Q2 में कंपनी की कीमत बढ़ाने की योजना है।
मॉडल के मुताबिक कीमत जो है ये कंपनी बढ़ाने वाली है। लागत जो लगातार बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं सेट ऑफ करने के लिए कीमतें बढ़ाई जाएगी। कैडिला हेल्थ यहाँ पे बेयर पीटी के साथ इन्होंने अपना जो जेवी है उसको 3 साल के लिए बढ़ाया है। कुछ समय पहले भी ये खबर आई थी कि जेवी को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन अब इन्होंने टाइमलाइन दे दी है कि 3 साल के लिए इस जेवी को इन्होंने बढ़ाया है। रूट मोबाइल, यहाँ खबरें है कि ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने एंटरप्राइज सर्विसेज के लिए एक करार किया है। और सबसे आखिरी में येस बैंक, काफी सारे बड़े सौदे हुए इस काउंटर में, 84 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं आज के दिन येस बैंक के काउंटर में। आपके लिए ढेर सारे एक्शन वाले स्टॉक। आइए बढ़ते हैं आगे, बैक टू बैक हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपनी अपनी कॉल्स के साथ, वन बाय वन। जिस क्रम में मेरे पास रिक्वेस्ट आई उसी कतार में मैं पहुंचता हूं। वागले साहब के लिए बिल्कुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर आया है HDFC लाइफ। ये मॉर्निंग में सिमी जी ने कवर किया था। अभी इसमें मोमेंटम आ रहा है, 717 का करंट डाल है। यहाँ पर बाय करे, 714-15 तक आता है तो ऐड करे। 708 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे ये 720 के पार निकलेगा, मुझे लगता है ये 745-750 तक की मूव ये दे सकता है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इसमें हुआ है। खरीदारी करने की राय सिमी जी ने सुबह भी दी थी। सिमी जी ने आज दोनों स्टॉक खरीदने की राय दी देखिए, और वो भी खराब बाजार में, और स्टॉक बहुत ही जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बनाएं किरण जी। गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी पे पहले बात करूंगा। 15,700 का अहम लेवल क्रॉस करते नजर आ रहा है, और शुक्रवार के जो हाईज है वो रिटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। जो अंडर करंट देखने को मिल रहा है मार्केट में बहुत शानदार है, और नए हाईज जाते हुए हम देखने को मिलेंगे। तो ये जो हाईज आएंगे वो कौन से स्टॉक में आएंगे? तो जो ब्रेकआउट दे रहा है वो वेटेज वाला स्टॉक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी 2241-42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2225 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और आज के लिए टारगेट रहेगा 2265, 2270। और मेरा मानना है कि ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो 2350, 2400 के लेवल्स आपको गुरुवार के पहले देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में काफी अच्छा बैठ रहा है ये सौदा। मिनटों की जो तेजी होती हुई दिखी, उस तेजी की लीडरशिप रिलायंस से आती हुई दिख रही है। 2205 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से। और इस बीच भारत डायनेमिक्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। नतीजे कमजोर दिख रहे हैं पहली नजर में। मुनाफा 310 करोड़ से घटकर 260 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाया। आय भी 1440 करोड़ से घटकर 1140 करोड़ के आसपास की आती हुई दिख रही है, यानी कि 300 करोड़ आय में कमी होती हुई दिखी है, और मुनाफा भी कम होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। तो आय और मुनाफे दोनों के फ्रंट पर कमजोर नतीजे पेश किए हैं भारत डायनेमिक्स ने। चार्ट पर राय दीजिए कुणाल जी, तैयार कीजिए जल्दी से, तब तक मैं अगर और कोई डिटेल्स आ जाए तो बता दूंगा। 310 करोड़ से मुनाफा 50 करोड़ घटा है, 260 करोड़ आता दिखा है। तो साल दर साल मुनाफे में और आय में आती दिखी है कमी। बताएं सर, चार्ट पर क्या लेवल अहम है इस वक्त? ये देखिए अनिल जी, चार्ट कमजोर है, ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 350 पर एक सपोर्ट था, वो भी अब जाता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर मुझे अब कमजोर दिख रहा है। अगर ये आज 354 के नीचे बंद होता है तो जिनके पास भी पोजीशन है एक बार निकल जाइए। इस स्टॉक में आपको और बड़ा एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मुमकिन है कि 325 के लेवल भी आ जाए। तो गिरावट में मेरी एग्जिट करने की राय है। अगर आज 354 के नीचे क्लोज आता है तो लॉन्ग पोजिशन को एग्जिट करने की राय। नतीजों पर आपके लिए राय। आइए बढ़ते आगे, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ, और उसके बाद ऑप्शन की स्ट्रेटजी आ रही है सुमित जी की तरफ से। और यह है एल्गो ट्रेड, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है यूनियन बैंक के अंदर एक ब्रेकआउट, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है, और एक बड़ी उछाल का कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी, बहुत जबरदस्त मोमेंटम बहुत समय बाद स्टॉक पे बनता हुआ दिख रहा है। पीछे एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। आज एक बड़ा ब्रेकआउट 39.5 के ऊपर हुआ है, और काफी समय से हम देख रहे हैं 39.5 को स्टॉक ने पार नहीं किया। तो जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है। अगला रेजिस्टेंस सीधा 44 के आसपास है, उससे पहले कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक सीधी बढ़त का कैंडिडेट है, बाय करके चलें 39.25 पर।
39.25 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 43, दूसरा टारगेट 44 हाफ का है। 50 दो टारगेट के लिए यूनियन बैंक में करें खरीदारी। आइए बिगुल, अगला है कैश का ऑप्शन, सुमित जी। सुमित जी, सबसे पहले तो बधाई, सुबह हिम्मत करके जो कैश का ऑप्शन आपने दिया 15,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय 151 में। और देखिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, आपको याद इसलिए दिलाना पड़ता है, देखो सही अच्छे मुहूर्त से काम किया जाए तो कितना बढ़िया होता है। 151 पे खरीद दिए, 101 का स्टॉप लॉस, 201 और 221 लिफाफे वाले जो आंकड़े आपने रखे ना, देखिए सारे के सारे टारगेट आपके हासिल हो गए। तो सबसे पहले तो बधाई, इसका अपडेट दें और नया भी बताएं। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एकदम सही कहा कि आंकड़ों का खेल है और आंकड़े की वजह से एकदम सही मूव मिल गया और सही मार्केट्स में रिकवरी आ गई। और सुबह वाला ऑप्शन का कॉल 2 दिन का सोचा था, आज इंट्राडे में सारे टारगेट हिट हो गए। तो अनिल जी वापस से, और कॉन्ट्रा कॉल था तो कॉन्ट्रा कॉल में मजा आ गया अनिल जी, मार्केट के विपरीत एकदम चांस लिया था। तो अगर किसी का पोजीशन होल्ड है तो चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या फिर अभी जो दे रहा हूं उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है अनिल जी मार्केट्स में तेजी है, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव अभी और ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आज एक अच्छा बाउंस लोअर लेवल से देखने को मिला है, तो हो सकता है सेकंड हाफ में ज्यादा मूव नहीं आए अभी ये जो क्लोजिंग सेशन है, या फिर आ भी जाए, और लेकिन 1-2 दिनों के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी का 15,650 वाला कॉल 120 रुपए 125 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है। 15,650 वाला कॉल ये वीक की एक्सपायरी का 120 रुपए 125 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 75 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में पहला टारगेट 175, दूसरा टारगेट 200। निफ्टी 15,650 का कॉल खरीदारी करें 75 के स्टॉप लॉस से, 175 से 200 के टारगेट के लिए। 175-200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आप निफ्टी का 15,650 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। 15,712 इस वक्त चल रहा है। इन द मनी कॉल ऑप्शन 120-125 में मिलेगा। 75 का स्टॉप लॉस लगाइए 175 से 200 के टारगेट के लिए। आइए बढ़े आगे, उससे पहले एक बार आशु सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु सर से भी बाजार पर और स्प्रेड्स पर उनकी राय ले ली जाए। बताएं आशु सर, इस रिकवरी पर कितना भरोसा है, टिकेगा या फिर से फिसलेगा? अनिल जी, आज की जो रिकवरी है इसके बाद टिकता लग रहा है, क्योंकि आज जो परसों के लोज बने थे, जब पिछला गैप डाउन हुआ था ग्लोबल मार्केट के चलते, आज वो लोज नहीं बने और वहां से रिकवरी आई। तो अनिल जी रिकवरी में स्ट्रेंथ बिल्कुल दिखती है। बट लेकिन अनिल जी जो स्ट्रेंथ है ना, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, वो इंडेक्स में दिखती है और इंडेक्स में बने रहना चाहिए। तो पहले तो अनिल जी एक हमारी बाय कॉल है जो किरण जी से मैच करी है रिलायंस की। रिलायंस में अनिल जी खरीदारी की राय है, ये 2240 के अराउंड, 2200 का स्टॉप लॉस है, 2300 और 2350 का टारगेट है। उसका यही रीजन है कि अनिल जी इंडेक्स में रिकवरी दिखती है और रिलायंस में रिकवरी दिखती है। बट अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स इस रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अनिल जी एक्सपायरी है। और वो जो अनिल जी नहीं कर पाएंगे वो सेक्टर्स लेड बाय मेटल्स हैं। तो अनिल जी मुझे लगता है कि वॉलेटाइल एक्सपायरी रहेगी, और रिकवरी के चलते आप अगर सोचें कि सब स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो नहीं करेंगे अनिल जी, मुझे वो नहीं लगता है। क्योंकि वो जो एग्जिट जो स्टॉक्स में अनिल जी फंस गए हैं ना, वो मतलब पिछले 5-7 दिनों के, उसमें अगले 4 दिन का एग्जिट नहीं लगता। आपको मालूम है, मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि टेम्परेरी रिलीफ वो नहीं देने के लिए आएगी मार्केट आपको कि आपका एग्जिट मिल जाए। अनिल जी वो तो बहुत सारे स्टॉक वो हैं, और मैं कुछ स्प्रेड्स हमारे पुराने बने हुए हैं अनिल जी, मुझे उसका आप ही अपडेट देना है। बट अदरवाइज अगर आप इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी में रिकवरी दिखती है, और ये 15,650 क्रॉस करने के बाद जो अगला टारगेट है हमारा वो 15,800 का है। और मुझे लगता है आज या कल में 15,800 आ सकता है, और उसको जो लीड करेगा वो रिलायंस करेगा। और बाकी अनिल जी जो मतलब टाटा पावर, ओएनजीसी, अदानी, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करनी है। जब आप 1 या 2 मिनट देंगे, आधा मिनट देंगे, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आज का एक बड़ा सवाल आपको पूछना जरूरी है। आशीष जी, आप भी योग करते हैं? नहीं अनिल जी, मैं योग नहीं करता हूं, मैं जिम जाता हूं, मैं योग नहीं करता हूं। लगे ही आपको, मेरे को स्लो मूविंग प्रोसेस है वो। हाँ, आपको लगे ही देख के मुझे कि आप तनाव लेने का प्रोसेस है। आप तनाव लेने का थोड़ी तनाव देने का काम करते हैं, तो आप तो योग करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। आज सुबह बंसल जी कह रहे थे कि योग करने के लिए कोई बढ़िया इंस्पिरेशन होनी चाहिए, तो हमने आपके लिए एक इंस्पिरेशन का अरेंजमेंट किया कि जिससे आप इंस्पायर हो सकें आपके ज़माने की, मतलब हो सकता है थोड़ा सा, मतलब आपके ज़माने से थोड़ा लेट की होंगी, लेकिन आपके ज़माने की मैं मान रहा हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ उम्र के हिसाब से। उनको देखिए और उनसे इंस्पायर हो जाइए योग करने के लिए। तो देखिए
माधुरी दीक्षित आपको इंस्पायर करने के लिए तैयार हैं। आइए उनके कुछ योगासन देखते हैं। तो आशु जी, अब बताइए, अब भी अगर आपको कोई संदेह है तो कुछ और आपके लिए हम बड़े सेलिब्रिटीज़ को या बड़े योग गुरुओं को लेकर आए? नहीं अनिल जी, वो एक्चुअली क्या है कि माधुरी जी के योग से तो नहीं, मैं डांस से तो कई बार इंस्पायर हुआ हूँ और पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश की है। तो अनिल जी, कोई ना कोई मतलब वेट लॉस का तरीका होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डांस भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने बोला, तो मैं अनिल जी उनके डांस से ज़्यादा इंस्पायर रहूँगा, योग से नहीं रहूँगा। मुझे तो वो आंख बंद करके अगर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ तो मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। माधुरी जी के गाने पर आशु जी का डांस, सोचो क्या होगा वो। वाह! तो आशु जी जो भी करे, शायद हो सकता है आपके डांस करने से भी कैलोरीज बर्न होगी। लेकिन आइए फिलहाल आपके अपडेट्स लिए जाएं। बताएं सर, कौन कौन से स्टॉक्स पे आप अपडेट देना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, 4-5 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे जो इस एक्सपायरी के अच्छे लगते थे और उनमें से 1-2 को छोड़ के बाकी सबके सब अभी थोड़े से नीचे ही हैं। तो मैं स्प्रेड के बारे में बताना, एक तो नीचे टाटा पावर डिलीवरी दिया था, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन वैसे ऑलमोस्ट सेम भाव पे ही है, 123-24 पे था। तो उसको मैं रिट्राइट करना चाहता हूँ कि टाटा पावर की डिलीवरी बाय में बने रहे। 150 के टारगेट से 115 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 120 भी नहीं टूटा है। थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट के लिए 120 टूटा होगा, तो बिल्कुल बने रहे। टाटा पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी, दूसरा एक स्प्रेड आपको ध्यान हो अदानी पोर्ट्स का। अनिल जी, उसको 30 रुपए की कॉस्ट में बना था, 730 के ऊपर प्रॉफिट था। वो अनिल जी 800 गया, 800 के बाद 600 गया और आज 730-35 में अदानी वापस आ गया है। तो अनिल जी, एक बहुत बड़ा लेसन है अदानी से कि अगर आप स्प्रेड बनाते हैं तो इतनी बड़ी ऊंच नीच में आपके बाद भी 2 दिन की उठक पटक के बाद जब खड़ा हो जाता है उस जगह पे आके जहां पे आपको प्रॉफिट होता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद ये रीइंस्टेट करता है अनिल जी कि स्प्रेड आगे पीछे करके परेशान करके, मतलब बहुत लिमिटेड परेशानी से। नहीं तो अनिल जी, मैं नहीं मानता कि अदानी पोर्ट किसी ने 750 में लिया हो, 800 में बिकिया हो या 800 में लिया और 650 तक पड़ा हुआ हो। तो अनिल जी बहुत मुश्किल होता है सौदा संभालना। तो अदानी पोर्ट में भी अनिल जी अभी वो स्प्रेड 730 के ऊपर अगर अदानी पोर्ट बंद होता है तो प्रॉफिट में, अगर पहले किसी ने नहीं काटा हो। अनिल जी, तीसरा स्प्रेड था टाटा मोटर का, उसमें मार्जिनल लॉस चल रहा है अभी, लेकिन मुझे लगता है बने रहना चाहिए। चौथा स्प्रेड था अनिल जी ओएनजीसी का। अनिल जी, ओएनजीसी का ब्रेक इवन बनता है अपना 124-25 के करीब, अभी 121 चल रहा है, तो नीचे चल रहा है। पर अनिल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी 7700 का लॉट ओएनजीसी की, और अगर डिलीवरी अनिल जी फ्यूचर होता तो आई थिंक ये जो 300 पॉइंट डाउन नीचे और 200 पॉइंट जब एससीएक्स दिखता है ना, तो 100% अनिल जी सौदा कट जाता है। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि 200 के बाद, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अनिल जी ओएनजीसी में बने रहना चाहिए। अगर किसी के बाद डिलीवरी है तो वो बिल्कुल नहीं घबराएं। और इस स्प्रेड के साथ भी अनिल जी मैं थर्सडे लास्ट तक वेट करूंगा कि कोई ना कोई शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कुछ स्टॉक के अंदर। तो अनिल जी, जितने भी स्प्रेड्स थे वो मार्जिनल लॉस में जो पेंडिंग रह गए हैं वो होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबके बारे में बताना। और एक डिलीवरी अनिल जी टाटा पावर वो बिल्कुल कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा पावर पर तो रखना है भरोसा, पर बाकी जो स्प्रेड्स बनाए थे वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। अगर उतार चढ़ाव में आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा है तो ज़रूर उसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। पर आइए कुछ और स्टॉक्स जो फोकस में आ रहे हैं। एचबीएल पावर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 263 करोड़ से आय बढ़कर 300 करोड़ की आई है, और
9.25 करोड़ से मुनाफा बढ़कर लगभग 10.25 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो एचबीएल पावर के नतीजे भी आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। पर चलते हैं सुमित जी के पास, देखते हैं उन्हें क्या पसंद है। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, 56 रुपए 10 पैसे का अभी भाव चल रहा है और ये एक मेरा ओल्ड फेवरेट स्टॉक है जो कि कंटिन्यूसली हम 24-25 रुपए से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 महीने ही हुए हैं, स्टॉक डबल हो चुका है। 56.10 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 3 से 4 दिनों की गिरावट के बाद वापस से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और अब ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 60 रुपए का इसका इमीडिएट टारगेट होगा, 65 रुपए का इसका दूसरा टारगेट होगा। 60 से 65 के टारगेट्स के लिए एनबीसीसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करनी है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 52 रुपए 10 पैसे के आसपास का लगाना है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 52 का स्टॉप लॉस लगाना है। 52 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। जल्दी ही हो सकता है इसी हफ्ते में 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल एनबीसीसी में देखने को मिल सकता है। तो एनबीसीसी में करें खरीदारी, 52 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 60 और 65 रुपए के टारगेट। फाइनली सुमित जी, एनबीसीसी को आपने पहुंचा ही दिया 50 के पार, बधाइयाँ, हाफ सेंचुरी लग गई है। ओके, चलिए बढ़िया है। एनबीसीसी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ आगे, बढ़ते मजबूती के साथ आगे। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में सेठी साहब। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। सेठी साहब, छुट्टी पे क्या गए? मार्केट तो बैंड ही बज गई। बड़ी मुश्किल से हमने शुक्रवार का दिन निकाला। आज भी फिर जब पता चला कि नहीं दोपहर में सेठी साहब आ जाएंगे, तब जाके जान में जान आई है। देखो अब जाके मार्केट ऊपर आया है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों से बाजार में छुट्टियों पे था, तो बाजार में बिल्कुल पूरे वीक में बहुत अच्छी एक सब्सटेंशियल गिरावट आ गई है। बट अब मुझे लगता है बिल्कुल अब मौका बन गया है इवन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बाजार में बिल्कुल खरीदारी करने का। अनिल जी परफेक्ट, तो बताएं क्या क्या खरीदना है सर? अनिल जी, 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का, एक फ्यूचर्स का। कैश मार्केट का स्टॉक पहले जिक्र करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 223 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सीमेंट स्टॉक है, सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स की मैन्युफैक्चर है। इस स्टॉक को मैंने निचले लेवल्स पे पहले भी रिकमेंड करा हुआ, बट बहुत ही एक अच्छी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। इनका पहले नाम नागार्जुना सीमेंट होता था और करीबन 2.7 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका सीमेंट साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है। प्लस ये बिल्डिंग मटेरियल्स के सेगमेंट में है। एक जर्मनी की कंपनी है बाइजन वर्के, मतलब प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग, बट उसके साथ मिलकर ये सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। फिर कंपनी यूपीवीसी विंडोज, रेडीमेड डोर्स वगैरह बनाती है और 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी है इनके पास, और जिनका ऑलरेडी डिस्कॉम्स के साथ टाई अप पीपीए किया हुआ है इन्होंने। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे। 41 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, 5 करोड़ का पैट था जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में। और आज इस स्टॉक को वापस पिक करने के पीछे कारण है 25 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं, मतलब इस शुक्रवार को। और जिस तरह से बाकी के सीमेंट स्टॉक्स के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है इसके भी नतीजे बहुत ही दमदार होंगे और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है और एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड भी इसमें करीबन 6% ओन करता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में 235 के टारगेट और 215 का स्टॉप लॉस। 215 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी एनसीएल इंडस्ट्रीज में। ये है सीमेंट कंपनी जो है पसंद सेठी साहब को, और लगातार सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिखा स्टॉक और अच्छे टारगेट्स भी हासिल होते हुए दिखे। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा जो एफएनओ का स्टॉक है अनिल जी, ये भी एक पसंदीदा स्टॉक है जो कि कई बार मैंने निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी, जो कि अभी जून फ्यूचर्स 179-180 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक में भी अपने जो हाई थे रिसेंटली 210-15 के, वहां से अच्छा खासा करेक्शन आया है, जो कि पूरे मेटल सेक्टर में ही पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चाइना से खबरें आई कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यूज करेंगे सप्लाईज को बढ़ाने के लिए, उसके बाद फिर हमने यूएस में जो फेड की कमेंट्री हॉकिस देखी या जो अब डर लगने लगा, उसके कारण से मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव आया। तो मुझे लगता है अब ये सही समय है इस स्टॉक को खरीदने का, और इसका भी एक कारण है बिकॉज कल इसके नतीजे आने वाले हैं और मुझे लगता है ये जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं तोड़फोड़ नतीजे होने चाहिए। बिकॉज इस क्वार्टर में एक तो आयरन ओर के प्राइसेस बहुत अच्छे बढ़े हैं, आयरन ओर की डिमांड तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबस्ट चली रही है, और इनको एक इनकी डोनीमलाई माइंस है जिन कर्नाटका में, जिसके लिए अप्रूवल जनवरी को ऑपरेशन का मिला था, फिर उन्होंने वो भी चालू कर दिया, तो इस मार्च क्वार्टर में वो भी आना चाहिए। और दिसंबर क्वार्टर में भी दमदार नतीजे थे, 2108 का पैट था वर्सेस
772 करोड़ का जो पैट Q-on-Q था, उसके सामने 2108 करोड़ का पैट था। और इस कंपनी के साथ एक और ट्रिगर है कि इसकी स्टील का जो एक इनका प्लांट है उसके डीमर्जर की भी खबरें आती रहती है। तो ये स्टॉक तो यहाँ से बिल्कुल कमाल करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 190 तक के लेवल F&O के स्टॉक में, 180 का आज अभी प्राइस चल रहा है, 190 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करता हूँ, 174 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो आप जब कह रहे हैं कि तोड़फोड़ नतीजे, तो इसको तोड़फोड़ मतलब कितने तोड़फोड़ कैसे समझा जाए? शेट्टी साहब, नतीजों के क्या प्रोसेस, मतलब अच्छे वाले, खराब वाले छोड़ दो, अच्छे वाले नतीजे में अच्छे नतीजे हैं, पहली स्टेज, बहुत अच्छे नतीजे हैं दूसरी स्टेज, दमदार नतीजे हैं तीसरी स्टेज, तोड़फोड़ नतीजे हैं चौथी। इससे ऊपर भी कुछ है? नहीं अनिल जी, ये तोड़फोड़ मतलब फाइनल हो गया। फाइनल है, ओके, फाइनल हो गया, तोड़फोड़ फाइनल है। एक मिनट, कुणाल जी से भी पूछना जरूरी। कुणाल जी, चूंकि आप सभी देश दुनिया के एक्सपर्ट्स के अपने आप को घोषित किए हुए अध्यक्ष हैं, आप माने न माने वो मान के चलते हैं, यही फाइनल रखे कुणाल जी, या इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत है? अनिल जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से तोड़फोड़ नतीजे से ज्यादा तोड़फोड़ शब्द तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। छप्पड़ फाड़ नतीजे कह सकते हैं, लेकिन वो अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अनिल जी, तो तोड़फोड़ नतीजे फाइनल रखें। तोड़फोड़ फाइनल है, और अगर फिर भी लगे कि नहीं तोड़फोड़ से भी बढ़िया, तो फिर छप्पर फाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितने तोड़फोड़ है वो बताने के लिए आशीष तैयार है। तो शेट्टी साहब जरा सुनिए, आशीष इसी के लिए आए, NMDC के रिजल्ट का अनुमान लेकर मेटल सेक्टर कवर करते हैं। आशीष वाकई में तोड़फोड़ रिजल्ट? अनिल जी, बहुत तोड़फोड़, छप्पर फाड़, क्योंकि पिछले साल जितनी आय थी ना, इस बार लगभग उतना मुनाफा देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, आय के बराबर मुनाफा? पिछले साल की जितनी आय थी उतना इस बार मुनाफा आएगा। बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, और अक्रॉस ना कि सिर्फ आय का या मुनाफे का आंकड़ा, अगर आप ऑपरेशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो करीब एबिटा में 170% की ग्रोथ नजर आएगी। और इनका जो मार्जिन है वो देखिए 47% से बढ़कर 63%। और इसके पीछे दो कारण है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले जो आयरन ओर की कीमतें हैं, इनमें ही करीब दोगुने का इजाफा देखने को मिला है। साथ में जो डोनीमलाई माइन पिछले साल जो बंद थी वो शुरू हुई इस तिमाही में, तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। वॉल्यूम्स में सर्ज आया, बिक्री बढ़ी, और रियलाइजेशंस भी बढ़िया मजबूत होते हुए नजर आए, जिसके चलते अगर आप देखें तो जो मुनाफे का आंकड़ा है वो तो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है। 9 टाइम्स की बढ़त देखने को मिलेगी। 3067 करोड़ के आसपास का जो है आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर लिहाज से जो है नतीजे बहुत शानदार रहेंगे। तो जबरदस्त रिजल्ट आने की तैयारी में ये है आपके लिए NMDC, और इसी तरह के अच्छे रिजल्ट्स आपने कई सरकारी कंपनियों में आते दिखे। मसलन एक NTPC भी, अब हमने रिजल्ट्स के पहले रिकमेंड भी किया था कॉल ऑप्शन, लेकिन वही है कि बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा स्टॉक नीचे आता ही है, इसलिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की राय देते हैं। फ्यूचर्स में अगर किसी ने खरीदा तो लगभग उसी प्राइस के आसपास फिर से आ चुका है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया तो, नहीं तो डिसिप्लिन के तौर पर तो हो ही चुका है। आइए, तो ये दो बेहतरीन पिक्स। शेट्टी साहब शुक्रिया आपका। NCL इंडस्ट्रीज और NMDC आपकी तरफ से। किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं सर। के लिए ट्रेड रहेगा, गुरुवार तक के लिए होल्ड करने की सलाह है, और बाय करना है जिसने बहुत अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जहां में मार्केट गिरा, ये स्टॉक बिल्कुल नहीं गिरा, और ये मेरा फेवरेट है, बजाज फिनसर्व। ये बाय करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 12,250-300 एक छोटा सा बैरियर है। जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बहुत बेहतरीन है, और गुरुवार तक मुझे लगता है कि 12,500, 12,700 ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 12,050 का रहेगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ये भी बेहतरीन बैठ रहा है। गुरुवार तक की पोजीशन है, अगर फ्यूचर्स में नहीं ले सकते तो डिलीवरी बेस्ड बाय करने के लिए सलाह होगी। ओके, तो फ्यूचर्स में ट्रेड करिए या फिर डिलीवरी ले लीजिए, बट मोमेंटम आ रहा है बजाज फिनसर्व में, और ये आपको और बाजार को ऊपर ले जाते हुए दिख सकता है। फिलहाल 250 पॉइंट्स का उछाल बैंक निफ्टी पर दिख रहा है, एक शार्प स्पाइक आते हुए दिख रहा है 34,800 के पार, और निफ्टी भी अब 15,750 के करीब आ रहा है। सही समय है, चलते हैं अनिल जी के पास उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, डाउ फ्यूचर से पूरा सपोर्ट है, आधे % की तेजी दिखा रहा है, 160 पॉइंट्स ऊपर डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी रिकवर होते हुए आपको दिख रही हैं। यूरोप के बाजार सुस्त शुरुआत के बाद यहां पर भी रिकवरी है। जर्मनी, फ्रांस और यूके तीनों बाजार अब रिकवर होते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं।
तेल में तेजी कायम है, गोल्ड और सिल्वर पर भी आज रीबाउंड आ रहा है, तो लगभग सभी एसेट क्लासेस में रीबाउंड है सर, पर हमारे बाजार डेज हाई पर हैं, क्या करना चाहिए? दीप, जिस तरह से वो आपने पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है या देखा हो, जो भी हो, रामानंद सागर वाली देखी हो या अगर पढ़ी हो तो और भी अच्छी बात है कि किस तरह से जामवंत ने हनुमान जी को जगाया था, बताया था भाई देखो जागो, आपकी ताकत क्या है पहचानो। वही काम हमारे मार्केट दाव के लिए कर रहे हैं कि भाई जागो, 5 दिन हो गए गिरे पड़े हो, थोड़ा संभलो, उठो, फ्यूचर से चालू करो, फिर बाद में अच्छा एक ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम अमेरिका के फ्यूचर्स को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी तेजी 150 पॉइंट की जो बनी वो बड़ी काम की है। सबसे बढ़िया बात जो हुई है दीप, वो ये कि हम 15,700 के ऊपर निकल कर टिक गए आखिरी घंटे में। और क्यों अच्छी बात हुई ये वो बताता हूँ। 15,700 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 54 लाख शेयरों का, ठीक है। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली लेवल के ऊपर आप टिक पाते हैं, और वो भी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, ये बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। और अगर आज 15,700 के ऊपर आप बंद होते तो ये मान के चलें कि 15,450 15,500 का जो बॉटम बना है कल और शुक्रवार, आज और शुक्रवार के बीच में, वो आसानी से नहीं टूटने वाला है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा। अगर इसी तरह की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हो जाए, चूंकि 15,700 के ऊपर है हम आखिरी आधे घंटे में, और डाउ फ्यूचर्स देखकर अगर डर लगे, 15,800 के ऊपर अगर बंद हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 16,000 और 16,200 की तरफ हम फिर से बढ़ रहे हैं। 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग इस बात को पक्का कर देगी। तो फिलहाल हम 15,700 के ऊपर हैं, ये भी अपने आप में अच्छा है। 15,575 के नीचे तो बंद होने वाले ही नहीं है। तो क्लोजिंग बेसिस पर हमने लगातार आपको कहा कि डरिए मत, घबराइए मत, जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो बिल्कुल डरना नहीं है। घूम फिर के कहीं भी आ जाए, आना इसको ऊपर ही है, और वही होता दिख रहा है। 2 दिन बड़े मुश्किल भरे आपके दिन के दौरान रहे, लेकिन बंद होते होते बाजार बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15,700 के ऊपर बंद होते हैं, अच्छा है। 15,800 के ऊपर बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, 15,500 का एक पुट लेकर जाएं ताकि आपको हेजिंग रहे। वैसे भी इसी हफ्ते का है, एक्सपायरी का हफ्ता है, प्रीमियम कम रहेगी, तो आपके लिए खाली एक इंश्योरेंस के तौर पर। यही इंश्योरेंस लेने की राय शुक्रवार को भी दी थी जब 15,700 के आसपास निफ्टी बंद हो रहा था, आज भी दे रहे हैं। शुक्रवार और आज की तेजी में एक फ़र्क है, आज की तेजी में कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है और मजबूती ज़्यादा है, पहली चीज़। तो 15,700 क्लोजिंग बेसिस पर हमें होल्ड करना चाहिए। तो जो डेटा दिख रहे हैं उस हिसाब से हम कहीं न कहीं 15,675 से 15,775 की रेंज में बंद होने चाहिए आज अभी तक के डेटा के लिहाज से। और चूंकि 15,700 को हम पार कर चुके हैं, 15,600 पे भी 35 लाख शेयर है कॉल्स में, तो लगभग 1 करोड़ शेयर इस वक्त कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट होकर फंस चुके हैं, और यही शॉर्ट कवरिंग का सहारा देंगे। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 34,500 के ऊपर निकल कर टिक गया, ये एक बड़ा पॉजिटिव हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। 34,500 पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 11 लाख शेयर पुट में है, 11 लाख शेयर कॉल्स में, तो वो एक आपके लिए सपोर्ट हो गया। अब अच्छी बात है कि 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी भी बंद नहीं होगा जो हम चाहते थे, तो बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग बेसिस पर अपने आप को होल्ड कर पाएगा। 34,800 जहाँ पर है, अगर यहाँ पे भी बंद होते हैं, हम इसके ऊपर भी होते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि 34,800 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही हमने एक ब्रेकडाउन देखा था। लेकिन अगर 35,000 के ऊपर निकलकर बंद हो जाए तो कहना क्या, हालांकि मुश्किल लगता है, और उसकी वजह यह कि 35,000 के कॉल्स पर 15 लाख शेयर, तो बचे हुए समय के लिए 34,500 35,000 बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी। फिलहाल मैं 35,000 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के लिए 35,000 के आसपास का लेवल ऐसा होगा जहां पर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका बन सकता है। और अगर 35,000 के पार निकला तो बैंक निफ्टी का भी करेक्शन पूरा, और वापस से बैंक निफ्टी भी और मजबूती से 36,800 की तरफ बढ़ने को तैयार होता हुआ दिखेगा, तो पुराने लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो क्लोजिंग पर फोकस करें, क्लोजिंग स्ट्रेटेजी 320 पर हम एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस के साथ, वो एकदम सिंपल है आपके लिए। तो ये है आपके लिए सारी की सारी स्ट्रेटेजी इस वक्त आती हुई। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये वो स्टॉक है जिसकी चलने की, पकड़ने की, सही समय पर पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने 2 लोगों को दे रखी है। एक तो है कुणाल जी और दूसरे हैं आशु मदान जी, और स्टॉक है DLF। DLF पे खरीदारी की राय है। कल के हाइस के ऊपर निकला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है, और शॉर्ट कवरिंग का परफेक्ट कैंडिडेट है, साथ में फ्रेश लॉन्ग्स का एक परफेक्ट कैंडिडेट है। तो ये स्टॉक एक अच्छा उछाल एक्सपायरी के कारण दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है डेली चार्ट्स पर, और डेली चार्ट्स पर ही एक और पैटर्न है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो दो पैटर्न्स का समावेश डीएलएफ पे होता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 295 पर, 295 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 313 रुपए का 313 का, दूसरा टारगेट 320 रुपए का डीएलएफ में खरीदारी कराए। खरीदारी यह रहा है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, 300 के ऊपर गया है और फ्रेश मूव के लिए हो रहा है तैयार। पर आइए इंडेक्स पर एक स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार है नितिन जी, स्वागत करते हैं उनका। निफ्टी के निशानेबाज नितिन बोरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। 15,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 114 में मुझे मिल रही है, और इसके टारगेट होंगे 150 के और स्टॉप लॉस होंगे 85 के। डेटा में ऐसा दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। ऑलरेडी हम 14,500 पे सपोर्ट ले चुके हैं। सुबह गैप डाउन में काफी ह्यूज बाइंग दिखी है और शॉर्ट कवरिंग अभी आ रही है, तो कल गैप अप ओपनिंग के चांसेस बन सकते हैं। तो 150 के टारगेट होंगे, 85 के स्टॉप लॉस होंगे, 15,700 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो 15,700 की कॉल ऑप्शन खरीदिए और मूव बाजार में आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी पर क्या राय बन रही है नितिन जी? देखिए, बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव बन रहा है और बैंक निफ्टी वापस से 35,100 200 की तरफ जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड ज्यादा बेटर होगा और 35,800 की कॉल लेकर के हमें 35,100 की कॉल हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। ये 150 में बनती है, सॉरी 34,800 की लेके 35,100 की बेचनी है। ये 150 में बनेगी, 110 का स्टॉप लॉस होगा और 250 के टारगेट होंगे। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी पर एक स्प्रेड बना के जाएं, जो ऐसा अनिल जी कह रहे थे 35,000 के ऊपर थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, तो 35,100 की कॉल बेच दीजिए, 34,800 की कॉल खरीदिए। ये है नितिन जी की राय, और साथ में 15,700 की कॉल निफ्टी पर खरीदनी है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी देने के लिए। तो क्लियर व्यू है कि यहाँ से और तेजी आपको बाजार दिखा, फिलहाल डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और बैंक जो सुबह से जबरदस्त एक्शन में है, मार्केट की जो वीकनेस थी सुबह, वहां पर भी इसने रिएक्ट नहीं किया। बंधन बैंक, इस पर भी रखिए नजर, डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, सुबह से दमदार एक्शन बना हुआ है। आइए जानते हैं देवांशी के साथ कि क्या चल रहा है बंधन बैंक में आज। देवांशी बताइए। बिल्कुल, बंधन बैंक आप देखिए पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी, आज फाइनली जो अच्छी खबर या राहत की जो न्यूज आती हुई दिखी, इसके चलते अच्छी मूव इस स्टॉक पर आती हुई दिखी है। जो असम सरकार है उन्होंने जितने भी एमएफआई लेंडर्स हैं उनके साथ करार किया है। पहले भी ऐलान किया था कि वेव ऑफ कर देंगे लोन और इसकी जो भरपाई है वो असम सरकार कर पाएगी, और ये जो पॉजिटिव खबर है इसी के चलते बंधन बैंक में आज आपको पॉजिटिव मूव जो है वो आता हुआ दिखा है। सभी जो कर्जदार हैं उनको 25,000 रुपीज का यहाँ पे बकाया चुकाएंगे, और साथ ही आप देखिए जितने भी ओवरड्यूज की रकम है उसका जो भुगतान है वो आसाम सरकार करती हुई दिखेगी, और इसी के चलते ये मूव आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में आई है। करीब 8,500 करोड़ रुपए, यानी कि जितने भी एमएफआईज हैं उनका 70% का जो भुगतान है वो फिलहाल सरकार करती हुई दिखेगी, और इसी के चलते ओवरऑल ये जो सेक्टर है वहां पे थोड़ी सी राहत की न्यूज आती हुई दिख रही है। बैंक के जो एमएफआई लोन्स हैं उसका करीब 12% जो हिस्सा है या एक्सपोजर है वो आसाम स्टेट से आता है। सबसे ज्यादा एक्सपोजर है यहाँ पे उनका। यही कंसर्न के चलते हमने देखा था कि बंधन बैंक में हमने सबसे ज्यादा गिरावट देखी थी, और इसी के चलते अब सबसे ज्यादा रिकवरी बंधन बैंक में आती हुई दिख रही है। यही नहीं, जितने भी एनालिस्ट है वो काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि FY22 में इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो पहले 6% का एस्टिमेट था, वहां से घटकर अब 3% के आसपास हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। साथ ही आप देखिए जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं, यानी कि जेफरीज हैं, JP मॉर्गन है, वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 400 तक के लक्ष्य हैं उनके। मैक्वारी की न्यूट्रल की रेटिंग है, 310 तक के टारगेट्स हैं। CLA से 300 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। अभी भी अंडर परफॉर्म है, लेकिन उनका भी मानना है कि आने वाले समय में जो टेलविंड्स हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, और बंधन बैंक पर बढ़िया मोमेंटम भी आपको आते हुए दिख रहा है। आशु जी, फंडामेंटल ट्रिगर आया है जो असम सरकार ने निर्णय लिया है लोन्स, एमएफआई लोन के भुगतान को लेकर। क्या राय बनती है सर? बंधन बैंक आज की तेजी में वापस 340 के लेवल्स पर आ गया है।
दीपांशु, मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए और अगर कोई लॉन्ग है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेगार्ड रहा है, बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग बैंक है और असम ने तो बिल्कुल ये किया है, लेकिन बाकी भी और जगह काफ़ी स्प्रेड है। तो आई थिंक ये फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम इसको 360 तक ले जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 360 तक जा सकता है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में एग्जिट करने को यूज़ करना चाहिए बंधन बैंक को। ओके, तो ये अच्छी रैली आई है। अगर आपकी पोजीशन अटकी हुई है या मुनाफा बन रहा है तो एग्जिट करने की सलाह है आशु जी की तरफ से। थोड़ा और ऊपर जा सकता है बट यूज करें एग्जिट करने के लिए काउंटर को, ये है राय आशु जी की तरफ से। फिलहाल डेज हाई पर 7.5% की रैली बंधन बैंक पर। आइए सुमित जी के पास वापस चलते हैं एक और कॉल के लिए। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाई का स्टॉक है 91.80, 92 का अभी भाव चल रहा है और स्टॉक हमने पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है और अब स्टॉक में वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, टाटा स्टील बीएसएल जिसका सिंबल है, स्टॉक के अंदर एक मूव अपसाइड देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां से ट्रिपल डिजिट में जाने को तैयार है। 87-8750 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे सीएमपी पे टाटा स्टील बीएसएल में खरीदारी करनी है। जिस तरह से मेटल पूरे सेक्टर के अंदर और सब स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आ रहा है, टाटा स्टील बीएसएल यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 98 रुपए से लेके 100 रुपए तक का लेवल जल्दी ही हफ्ते भर के अंदर देखने को मिलने चाहिए। टाटा स्टील बीएसएल में सीएमपी पे खरीदारी करें, 87-8750 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 98 से 100 का टारगेट होगा। ओके, तो टाटा स्टील पर रखें नजर। ट्रिपल डिजिट में ये टाटा स्टील बीएसएल, माफ कीजिएगा, ट्रिपल डिजिट में जाने के लिए ये काउंटर भी आपको तैयार होते हुए दिख रहा है। एनएमडीसी में अच्छी मूव आ रही है। फेडरल बैंक सुबह से हम बात कर रहे थे, ये बज कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट पर सुमित जी की राय थी, यहां पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपको अब मूव आती हुई दिख रही है। किरण जी, जिस तरह से बाकी पीएसयू बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी कोई राय दें सर, क्या ट्रेड दिखता है आपको यहाँ पर? देखिए दीप, जिस तरीके के क्वेरी के से हमने एक अच्छी मूव डाउनसाइड से हमने देखी है, एक डिमांड देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 85 तक एक रैली देखने को मिल जानी चाहिए। कल तक 85 के टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। 85 के ऊपर की क्लोजिंग कल अगर मिलती है तो एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आ जाएगा ये स्टॉक। तो मैं 85 के ऊपर की क्लोजिंग की राह देख रहा हूं, तो उधर से मुझे लगता है कि 90 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी पोजीशनड है, मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। चलिए बढ़िया, तो 85 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा को जाने दीजिए, फिर वहां से आप एक अच्छी मूव आते हुए देखेंगे। बाजार ने भी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है और ये जो बुल रन चल रही है 7,500 के लेवल से हमने देखा है, बाजार डबल होकर भी और ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये और कितना लंबा चल सकती है, हमने तो आपको अपना बुल फॉर्मूला बताया ही है, पर दिग्गज ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का इस बुल रन पर क्या कहना है, वो किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, आइए इसको भी समझे वरुण के साथ। वरुण बताइए, मॉर्गन स्टैनली का क्या व्यू बन रहा है? डेफिनेटली दीप, हमारे बाद अब मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना व्यू बनाया है बुल रन के ऊपर। बेसिकली इन्होंने कुछ 5 डेटा निकाला है और उसको कंपेयर करने की कोशिश की है कि इसके पहले जो बुल रन आए हैं उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला और अभी जो बुल रन आया है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस देखा गया है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अभी जो बुल रन आया है ये आगे भी जारी रहेगा, एटलीस्ट अगले 12 महीने तक जारी रहेगा, लेकिन जो पेस ऑफ बुल रन है वो थोड़ा कम हो सकता है। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, काफ़ी सारे डेटा इन्होंने सामने रखे। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि पिछले 30 साल में 6 बुल रन इंडियन मार्केट्स में आ चुके हैं और इसमें से 4 बुल रन का अगर आप औसत निकालें तो वो होता है 72 वीक्स, जबकि इस बार जो बुल रन आया है उसका नंबर ऑफ वीक्स हुए हैं 64, यानी कि अभी भी 8 हफ्तों का बुल रन जो है वो इस हिसाब से बाकी है। सिर्फ यही नहीं, इतिहास में जो बुल रन आए हैं उनका अगर आप एवरेज रिटर्न निकालें तो वो आता है 284%, और इसमें अगर आप 2003 से 2008 का छोड़ दे बुल रन जिसमें करीब 630% के आसपास का रिटर्न देखने मिला था, तो बुल रन का रिटर्न आता है 178% के आसपास। और अभी तक हमारे मार्केट ने इस बार के बुल रन में 106% के आसपास की रैली दिखाई है, यानी कि यहाँ से अभी और रैली की स्कोप जो है वो बाकी है। एमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले पिछले 5 बुल रन में इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया था। करीब 52% का आउट परफॉर्मेंस था, इस बार करीब 23% के आसपास का आउट परफॉर्मेंस है। तो इनका कहना है कि आगे भी जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा। एफपीआई के फ्लोर जो है वो आगे भी जारी रहने वाले हैं। तो इसके पहले 5 बार जो बुल रन एंड हुआ था
तब प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो करीब 5.2 टाइम्स के आसपास था। इस बार प्राइस टू बुक वैल्यू अभी करीब 3.6 टाइम्स के आसपास है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से भी अभी बुल रन खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अभी भी बुल रन शायद जारी रह सकता है। हो सकता है कि जो पेस ऑफ बुल रन है वो थोड़ा कम हो सकता है। जो सेक्टर्स उनको पसंद है उसमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेक्टर पसंद है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा दाव लगाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मॉर्गन स्टैनली के लिहाज से तो बुल रन कायम है और आगे और भी तेजी लग सकती है। अनिल जी, ये तो थोड़ा 6 महीने लेट चल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली, क्योंकि हमने तो पहले ही आपको बता दिया था, जो आपने बुल फॉर्मूला निकाला था बाजार का 16,000, 17,000 और फिर इवेंचुअली 21,000 तक के लेवल्स की बात करी थी। और मॉर्गन स्टैनली की भी एनालिसिस वही दिखा रही है कि यहाँ से और तेजी बाजार में अभी तो आती हुई दिख ही रही है। फाइनल टारगेट 21,080 का है, लेकिन दीप मॉर्गन स्टैनली की जय हो, सदा विजय हो। इतनी बढ़िया रिपोर्ट लिखी है, बहुत बढ़िया, और सही टाइम पे आई है ये एकदम। मतलब जिस समय वाकई में वो मतलब है ना, आपको डोज उस वक्त मिले जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आपको, तो ये बूस्टर है एकदम। मतलब आपको लिफ्ट बंद और 15 माला चढ़ के जाना और उसी वक्त आपके हाथ में वो एनर्जी ड्रिंक आ जाए, ये वैसे ही वाला मामला है, एकदम सही वक्त में आया है। तो अच्छी डेटा क्रंचिंग अच्छी की है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस तरह की डेटा क्रंचिंग हम 2 बार कर चुके हैं। एक बार जब हमने बॉटम फॉर्मूला बनाया तब, और दूसरा जब हमने बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे। तो इस तरह की डेटा क्रंचिंग का अपना अलग मज़ा है। तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने अलग अलग तरीके, हमने जैसे डेली बेसिस पर निकाला डेटा और उस हिसाब से हमने मार्केट के बुल रन की और बॉटम फॉर्मूले की हमने कैलकुलेशन की। मॉर्गन स्टैनली ने वीकली बेसिस पर किया, तो इस वीकली बेसिस के हिसाब से भी हम इसको एक बार फिर से करेंगे, मज़ा आएगा। तो कम से कम चलिए एक चीज़ तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कम 8 हफ्ता यानी कि 2 महीने और हैं अभी इस बुल रन के, कम से कम। इसका मतलब ये नहीं कि दो महीनों में खत्म हो ही जाएगा, कम से कम इतना ऑन एन एवरेज तो और चलना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी चल जाए तो बड़ी बात नहीं। प्लस अपसाइड भी बाकी है, हम 106% ही बढ़े हैं, ऑन एन एवरेज 175-180% बढ़ते हैं, तो अभी भी आराम से यहाँ से अपसाइड बाकी है। 15,750 हमारा पहला टारगेट बनता था, वो हासिल हो गया, आप देख सकते हैं 15,901 का हाई बना दिया। उसके बाद 17,250 है, मेरे ख्याल से 17,250, फिर 19,000 के आसपास का, फाइनली 21,080 का हमारा इस बुल रन का टारगेट है, जो इवेंचुअली आते हुए दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि बुल रन जारी। हाँ, एक चीज़ जो वरुण ने कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, बुल रन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, और मैं यही चाहता हूँ, ये सबसे बढ़िया होगा। देखिए आपको है ना, आप एक बात को समझिए, अगर आपको किसी बहुत बढ़िया पार्टी में बुलाया जाए शानदार, और वहाँ पे आपके पसंद के सारे पकवान हो एकदम फर्स्ट क्लास, और आपको कहे टाइम है सिर्फ 15 मिनट का, आपका समय शुरू होता है अब 15 मिनट में आप कितना खा सकते हो, लिमिट है ना भाई, तो अल्टीमेटली आप एक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। सिमिलरली यहाँ ये पार्टी चले, अगर इसमें टाइमिंग कर ले कि भाई 7 बजे से 7:15 बजे तक का समय है दावत का, अब 15 मिनट में आदमी क्या खा लेगा, कितना खा लेगा, और ये कि भाई 7 बजे से 11 बजे तक आराम से धीमे धीमे खाइएगा, कोई जल्दी नहीं कोई। तो ये जो रैली के धीमे पड़ने के जो संकेत आ रहे हैं ये बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रिपोर्ट लिखी है, और ये रिपोर्ट सबको पढ़नी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आशु सर से भी विशेष टिप्पणी ली जाए इन सारे आंकड़ों पर, इन रिपोर्ट्स पर। आशु सर। अनिल जी देखिए, रिपोर्ट तो बिल्कुल बढ़िया है, और अनिल जी मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बुल रन के बहुत ऊपर टॉप के आसपास होते हैं ना, तो ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे को कैरिड अवे कर देती हैं। तो मैं तो अनिल जी मानता हूँ कि 16,000 के आसपास एक ऐसा लेवल आ गया कि अनिल जी एज ए डिसिप्लिन कोई बहुत अच्छे से अच्छा भी स्टॉक है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए। अनिल जी देखिए, कॉम्प्लेसेंसी बिल फिर बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आप देखिए अनिल जी 2 दिन सिर्फ डिप आया था, 2 दिन, और ऐसे फोन कॉल्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो की अनिल जी डिसिप्लिन जो है कि ऊपर का जितना मार्केट बढ़ता जाए आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन अनिल जी हर बुल रन की तरह वो इस तरह जब हो जाता है तो वो प्रॉब्लम है। तो उसमें ये रिपोर्ट कुछ नहीं कर सकती। अगर 17,000 जाना भी है, उस 17,000 से पहले अनिल जी 1,000 पॉइंट की भी करेक्शन आ गई तो आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म
उनका सारा माल कट जाएगा। तो मुझे लगता है जो मैंने फिर अनिल जी 15 दिन पहले बोला था कि इस लेवल पे ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव नॉइज आएगी, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट होती है ये थोड़ी लंबी अवधि के लिए होती हैं, इनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आप कई बार स्टॉक के बारे में भी कहते हैं कि वो वाइल्ड सेक्शन देते हैं। तो मेरा सेम मानना है कि अनिल जी इसको करके आप अपने पोर्टफोलियो का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये लेवल ऐसा है कि अगर मतलब वही अगर 40% बनने के बाद अगर 14% की करेक्शन आ जाएगी तो वो 40% का पैसा आपका ले जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, तो बाजार की तेजी है और इस तेजी का फायदा उठाइए, बट मुनाफा भी अपना बुक करते रहिए। ये एक अहम लेसन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं नजर डालते हैं उस पर। किरण जी, पीरामल एंटरप्राइजेस पर भी नजर डालिए। एनबीएफसी फिर से मोमेंटम में आ रही हैं, पीरामल एंटरप्राइजेस पर कोई व्यू है सर? देखिए दीप, बिल्कुल व्यू है और स्ट्रांग व्यू है। इधर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फिर सिर्फ ये है कि अभी स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है। स्टॉप लॉस रहेगा 2260 का और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 2350, 2460। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो मैंने बिगुल बजवाने के लिए नहीं कहा। पर वैसे मुझे लगता है कि 2250, 60 के लेवल्स आज कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो पीरामल पर रखिए नजर। इस पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, 2300 के पार गया है। एक बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक वही है जिस पर अभी आप पूछ रहे थे। स्टॉक है पीरामल एंटरप्राइजेस। इसमें अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है। एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो पीरामल एंटरप्राइजेस है हमारा पिक ऑफ द डे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, इस चार्ट पर जो पीरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट है केवल इंट्राडे नहीं बल्कि इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखने चाहिए, जहां पर एक बहुत विशाल काय इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और उसी के पैटर्न के बल पर इस स्टॉक में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। आज हम एक फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं 2260 रुपए के ऊपर और इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस भी रखें 2266 पर, 2266 पर जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, और ऊपर पहला टारगेट होगा 2400 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 2450 रुपए का। पीरामल एंटरप्राइजेस में हमारी खरीदारी की राय है पिक ऑफ द डे। चलिए, तो पीरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है पिक ऑफ द डे। जबरदस्त मोमेंटम में आ रहा है और आज सुबह आशीष ने भी यहां पर कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेडर्स डायरी में खरीदारी की राय दी थी। तो जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, अच्छी मूव पीरामल में आ गई है। बल्कि आशीष हमारे साथ है ही। आशीष, बताइए, आपके भी टारगेट्स हिट हो गए होंगे और साथ ही बीईएल का प्रीव्यू भी लेकर आप तैयार हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। तो सर 200 पॉइंट नीचे था एसजीएक्स, फिर कॉल ऑप्शन कैसे दिया भाई? ये तो एनबीएफसी वगैरह तो ज्यादा गिरते हैं आशीष। अनिल जी, चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा था कल। जो पहले रिजल्ट का अनुमान था नहीं, चार्ट्स मैंने तो चार्ट्स के बल पे दिया था और बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ, बहुत टेक्निकल अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो मुझे पूरा भरोसा था कि बाजार में रिकवरी आती है। तो ट्रेडर्स डायरी में सुबह हमने बोला भी था कि आप देखिए पहले बाजार में रिकवरी आए तब कॉल ऑप्शन खरीदिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो मतलब कॉल ऑप्शन तो सुपर हिट हो गया आपका। बिल्कुल अनिल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गजब का पीरामल एंटरप्राइजेस गजब का एक्शन हुआ है, देखिए डे हाई पर। अच्छा, पीएल तो नहीं, बीएल, इसका प्रीव्यू जरूर। बीएल का है ना? बिल्कुल अनिल जी। इसके नतीजे थोड़े म्यूटेड आ रहे हैं इस बार। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले महज 2% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। अच्छी बात यह कि जो नए ऑर्डर्स हैं इस बार उसमें थोड़ी सी ग्रोथ है। पिछले साल के मुकाबले 5208 करोड़ के जो है ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे। नए ऑर्डर्स 80% की ग्रोथ है, लेकिन हर बार की तरह जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा ढीला है, जिसके चलते अगर आप देखें तो ओवरऑल नतीजे आपको ज़्यादा उत्साहजनक नजर नहीं आएंगे। हालांकि डिफेंस स्पेस में जो इन्हें नए ऑर्डर्स मिले हैं वहाँ पर एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इनकी जो आय है, टोटल रेवेन्यू है, इसमें आपको 12% की ग्रोथ नजर आएगी। 6494 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इनका जो कामकाजी मुनाफा है इसमें महज 2% की ग्रोथ है। मार्जिन में जरूर गिरावट आपको नजर आएगी। 25.5% थे पिछले साल, इस बार 23.2% के आसपास का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो बहुत सुस्त हैं, केवल 2% की ग्रोथ रहेगी मुनाफे में। ओके, तो बहुत ही ठंडे रिजल्ट है, बहुत म्यूटेड। ओके, और स्टॉक 2% ऊपर है रियल के पहले। किरण जी,
BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके चार्ट देखिए, रिजल्ट के पहले 2% मजबूत है और आशीष कह रहे रिजल्ट ठंडे हैं, बताइए क्या करना है? अनिल जी, पर चार्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 140 143 ये बहुत अच्छा बेस है, इसके नीचे की क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिलेगी। 140 के नीचे के आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और इमीडिएट टारगेट 155 का रहेगा, पर उधर रिव्यू लेने की सलाह है। मुझे लगता है 155 160 के आसपास के आपको मूव्स देखने को मिलेंगे आते दिनों में, तो लॉन्ग पोजीशंस रखने के लिए सलाह होगी। बिल्कुल, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको रखनी है नजर रखिए। BHEL पर भी हालांकि बैन लिस्ट में है, पर बढ़िया मूव दिखा रहा है। 5-5.5% की उछाल आपको BHEL में भी इस समय आते हुए दिख रहा है। जुबिलेंट फार्मोवा ये एक और स्टॉक है जो काफी एक्टिव रहा है, बाजार के रेडार पर भी आते रहता है और आगे जाकर ग्रोथ के लिए इन्होंने बड़े प्लान्स दिए हैं। तो आइए उन प्लान्स के बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं जुबिलेंट फार्मोवा क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से एनालिस्ट डे में जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस साउंड करते हुए दिख रहे थे कि आने वाले जो 10 साल हैं वहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार देखने मिलेगी। अब इनके जो 3 कारोबार हैं, एक तो जेनरिक कारोबार है, इसके साथ ही इनका जो CDMO कारोबार है, लेकिन जो तीसरा कारोबार है इनका जो रेडियो फार्मोलॉजी या स्पेशलिटी कारोबार, वहाँ पे सबसे अच्छी ग्रोथ या जो बढ़त है वो आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले 2 साल के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं दी है मैनेजमेंट ने, लेकिन रेडियो फार्मा पर कंपनी ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि अभी भी आप देखिए थोड़ा सा ये जो बिजनेस है इंडिया में बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है। आने वाले 10 साल में ये जो बिजनेस है उससे काफी अच्छे मार्जिन देखने मिल सकते हैं और आप देखिए 1% के आसपास की ग्रोथ है फिलहाल, लेकिन आने वाले 10 साल में उनका अनुमान है करीब 20% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे उनको देखने मिल सकती है। रेडियो फार्मा में फिलहाल वो $40 करोड़ तक का जो मार्केट है उसको एड्रेस कर रहे हैं। इनका कहना है कि आने वाले 5 साल में ये 150 करोड़ तक का मार्केट एड्रेस करेंगे, यानी कि यहाँ से 3 गुना। और साथ ही अगर आप और 5 साल यानी कि टोटल 10 इयर्स की अगर बात करें, $500 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, ये मार्केट को वो एड्रेस करेंगे इनके रेडियो फार्मा कारोबार में। तो यहाँ से इनको अच्छी बढ़त आती हुई दिखेगी। साथ ही इनका कहना है कि जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना है। इन ऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी कंपनी इक्वली फोकस करती हुई दिख रही है। छोटे छोटे बिजनेसेस में नए एक्विजिशंस करती हुई दिख रही है। हाल ही में हमने देखा इनका जो सोफी बायोसाइंसेज है वहाँ पे 25% का एक्विजिशन कंपनी ने किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बायोटेक बिजनेस है उनके वैल्यूएशंस काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो बायोटेक कारोबार है उस पर भी कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें फोकस है। इसके वैल्यूएशंस और शेयर होल्डर्स को यहाँ पे वैल्यू दिलाने की बातचीत होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही इनका जो CDMO कारोबार है उनका कहना है कि नॉर्थ अमेरिका में जो ऑप्थेल्मिक कैपेबिलिटी का जो बिजनेस है वहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है और बहुत ही चुनिंदा कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में फोकस कर रही है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्जिन्स इनको मिलते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जो इनके जो दूसरे जेनरिक कारोबार हैं उसमें भी अगर आप API कारोबार की बात करें तो इनके जो API कारोबार है वहाँ पे डी बॉटलनेकिंग की बातचीत होती हुई दिख रही है। तो इनका कहना है कि करीब 30% डी बॉटलनेकिंग करेंगे, इससे कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। और इसके साथ ही FY21 में हमने देखा था करीब 350 करोड़ तक के केपेक्स कंपनी ने किया है। तो FY22 से लेकर FY26 तक और ज़्यादा केपेक्स करने की बात कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा केपेक्स करते हुए दिखेंगे। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो फिलहाल करीब 15% के आसपास के, आने वाले समय में भी 15% से ज़्यादा की जो रिटर्न्स हैं उसकी बातचीत कंपनी के मैनेजमेंट ने की थी। और आखिर में आप देखिए जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की बात है, US में करीब 45 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की बात है 2026 तक। नॉन US मार्केट की अगर हम बात करें तो करीब 27 से 30 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना फिलहाल कंपनी की तरफ से है। तो बहुत ही अच्छा डिटेल्ड जो मैनेजमेंट ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है आने वाले 10 साल के लिए, इसको चल के आप देखिए जितने भी एनालिस्ट हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। यह है जुबिलेंट फार्मोवा, बेहतरीन कंपनी जहां पर आज एक्शन है भरपूर। 2% की तेजी आपको नजर आएगी। तेजी नजर आएगी निफ्टी में, दिन के हाई पॉइंट पर 15,750 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ और 35,000 की तरफ की राह पकड़ता हुआ बैंक निफ्टी भी 34,850 के ऊपर निकलता हुआ शानदार खरीदारी होती हुई दिख रही है और डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स। लेकिन फोकस में है एक और शेयर और वो है बेहद इंटरेस्टिंग और उस पर की है जबरदस्त रिसर्च आशीष चतुर्वेदी ने। वेंकीज, ये है वो स्टॉक जो है चर्चा में है और चर्चा में है अपने प्रोडक्ट्स की वजह। वेंकीज के अंडे बहुत चर्चा में। अनिल जी बहुत चर्चा में और बहुत खास हैं ये अंडे। और आपने रिसर्च की इस पर? हाँ अनिल जी। कैसे? पढ़कर, देखकर, खाकर?
अनिल जी से पढ़कर कंपनी की वेबसाइट पे काफी डिटेल रिसर्च पूरी नहीं हुई। आशीष हमारे प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन रिसर्च के मामले में कोई कोताही नहीं, तो पूरी रिसर्च करके लाया आशीष। आशीष, वेंकीज के अंडे वैक्सीन में काम आ रहे हैं? अनिल जी बहुत खास अंडे हैं, मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। हाँ। पहले जो अंडे हैं इन्हें कहा जाता है SPF अंडे, यानी SPF। अच्छा, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री अंडे। और इन अंडों का इस्तेमाल होता है वैक्सीन बनाने के लिए। इससे होस्ट सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वैक्सीन होती है उसमें जो सेल्स की ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अनिल जी अंडे इतने खास हैं कि भारत में अगर आप देखें तो सिर्फ एक वेंकीज ऐसा है जो इसे बनाता है। और ना कि सिर्फ भारत में, अगर आप देखें तो सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां पूरी दुनिया में, सिर्फ US में कुछ कंपनीज है, जर्मनी में कुछ कंपनीज है जो इसको बनाती हैं। इसके अलावा सिर्फ वेंकीज है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपर्टीज़ इतने मामले में होती है कि आप देखिए यहाँ पर जो मुर्गियाँ होती है जिनसे अंडे लिए जाते हैं, उनकी 3 जनरेशन का ख्याल रखा जाता है। उन्हें खास फीड खिलाई जाती है, उन्हें मिनरल वाटर पिलाया जाता है, उनको जो एयर रखा जाता है एनवायरनमेंट में वो भी अगर आप देखें तो HEPA फिल्टर्स के साथ होती है। हर 3 मिनट में जो इनका एयर सर्कुलेशन है उसे बदला जाता है। हर हफ्ते अगर आप देखें तो उन मुर्गियों के 42 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और कोई भी मुर्गी को जो है कोई भी वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक्स जो है बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। 3 जनरेशन तक देखते हैं कि किसी भी मुर्गी को कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसे हटा देते हैं सैंपल से। और फिर ऐसे ही जो है मतलब बहुत आप देखें प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और उन्हीं अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। और वेंकीज अगर आप देखें तो ऑलरेडी सीरम इंस्टीट्यूट और हेस्टर बायोसाइंसेस को इसकी सप्लाई कर भी रहा है। करीब करीब अगर आप देखें तो 10 लाख SPF अंडों का उत्पादन ये हर महीने करते हैं। और भारत में अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि एकमात्र है। और इससे पहले क्या होता था कि 1980s में ये अंडे इंपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, 70 सालों से इन अंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए। हालांकि एक चीज़ मैं साफ कर दूं कि इसका इस्तेमाल अभी फिलहाल जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए रेबीज है, फ्लू है, H1N1, इनकी वैक्सीन के लिए इस अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ी शुरुआती दौर में रिसर्च की इसका इस्तेमाल कैसे जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन में किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो वेंकीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, अगर कोई मुर्गी है उसके मैं क्या कुछ रहा तो कि क्या 3 जनरेशन तक उसका इस्तेमाल? हाँ अनिल जी, उनकी जो पेडिग्री है वो 3 जनरेशन तक देखी जाती है। 3 जनरेशन में किसी को भी कुछ भी बीमारी होती है बीच में तो वो हटा देते हैं वो। तो उसका क्या ऐसा जनगणना होती है कि मुर्गी का कोई नाम है, नंबर है, कैसे मतलब कैसे पता चलता है यही मुर्गी है, इस मुर्गी का बच्चा ये, इसका बच्चा ये, कैसे पता चलता है? अनिल जी काउंटिंग करते होंगे, एक्सेल मेंटेन करते होंगे वो। ये तो पक्का 3 जनरेशन तक? अनिल जी 3 जनरेशन तक, और हर 3 मिनट में उनकी हवा भी बदली जाती है। HEPA फिल्टर्स के साथ उन्हें एयर प्यूरिफाइड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अच्छा, हर हफ्ते 42 ब्लड टेस्ट हो रहे हैं उनके, आप सोचिए। गजब की रिसर्च। एक कागज देना आपने जो रिसर्च किया, यार मैं पढ़ूं तो सही। अरे इतनी तगड़ी कहाँ से मतलब रिसर्च कमाल की निकाल के लाए। और मतलब पूरे ये इस तरह के अंडे खाली वेंकीज ही बनाते हैं? बिल्कुल। कलर सेम वैसे व्हाइट ही होता है या अलग कलर का है? अनिल जी वाइट है, वाइट सेम। हाँ ये वेबसाइट। अरे बंसल जी, कभी आपने इसके बारे में कुछ सुना है? नहीं अनिल जी, सुना भी है अनिल जी, देखा भी है, बट रिसर्च नहीं करी है मैंने। 1-2 बार अभी मैंने लॉकडाउन के अंदर देखा था तो पूछा था अनिल जी होता क्या है, मास्क दोनों साइड पे पहना होता है तो R&D करते हुए डर लगता है। तो मैं भी सुन रहा हूँ अनिल जी, अपना ज्ञान वर्धक कर रहा हूँ, तो देखा हुआ है बट और सुना भी अनिल जी, ऐसा नहीं है। बट जो रिसर्च अभी मिली है वो प्योरली फर्स्ट हैंड रिसर्च आशीष से मिली है। गजब की रिसर्च बनाई आशीष, मतलब ये कमाल का है। तो क्या ये बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है वेंकीज के लिए, या मतलब ऑप्शन ओपन हो सकता है ऐसा? अनिल जी अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हो जाता है तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन अगर आप देखें तो उनकी वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा नहीं होती होंगी। रिक्वायरमेंट फिलहाल अगर आप देखें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ओके, तो कंपनी के लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। वेंकीज ये है स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, इस वक्त कमाल करता हुआ दिख रहा है वेंकीज। जरा बताइए सुमित जी, इसके चार्ट। नहीं, सुमित जी से नहीं पूछूंगा। सुमित जी आप भी तो प्योर वेजिटेरियन, आपसे पूछूं या फिर बंसल जी के पास ही जाऊं? चॉइस है आपके पास में। अनिल जी बंसल जी से पूछ लीजिए, मैं भी आपकी तरह वेजिटेरियन ही हूँ। बंसल जी बताइए, अंडों पर नहीं, सॉरी वेंकीज पर अपनी राय। देखिए अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक नेकलाइन टूट रही है। और ये नेकलाइन भी जो है एक ऐतिहासिक नेकलाइन नवंबर 2018 की एक नेकलाइन को तोड़ रहा है। और टेक्निकली हम देखें तो नेक्स्ट टारगेट बोलूं या नेक्स्ट रेजिस्टेंस बोलूं,
ये 3250 बैठता है, 3250 बैठता है, तो चार्ट बहुत बढ़िया है, 3250 तो जा सकता है। और दूसरा अनिल जी मेरा प्रश्न ये है, इसमें अनिल जी चार्ट देखने में या फंडामेंटल या टेक्निकल करने में वेंकीज का या यूबीएल यूएसएल का, तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है अनिल जी कि प्रोडक्ट का सेवन करना जरूरी है, कि मतलब कि चार्ट देखने के लिए कोई प्रोडक्ट का टेस्ट करना तो जरूरी नहीं है इसके अंदर? नहीं, तो आपने बोल दिया तो जरूरी नहीं, मैंने तो खाली पूछा जानकारी के लिए कि भाई क्या नहीं, ये इसमें ये तो फंडामेंटल रिसर्च करके लाए ना पूरी आशीष हमारे, इतनी सारी डिटेल्स लेकर आए, तो मतलब अनलेस अनटिल आपका इंटरेस्ट हो पर्सनल, जिस चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसमें रिसर्च थोड़ी ज़्यादा होती है, आप तो जानते हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है। तो लेकिन फिर भी आशीष ने बढ़िया रिसर्च की, न्यूट्रल अनबायस होकर, है ना आशीष? बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिसर्च, मजा आ गया, मतलब रिसर्च देखकर पढ़कर वाकई में कमाल किए। तो चलिए, ये है आपके लिए दमदार एक्शन वेंकीज में होता हुआ इस वक्त होता देगा। बहुत मुश्किल नाम है, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, SPF, ये अंडे बनाने वाली एकमात्र कंपनी हिंदुस्तान की। और इन अच्छा हाँ, एक सवाल और आ गया। ओ बंसल जी, ये बताइए फिर, ये जो अगर वैक्सीन में इन अंडों का इस्तेमाल जो होता है, अंडों का नहीं होता, मतलब क्या क्या इस्तेमाल होता है? अंडों का ही होता है। अंडों का इस्तेमाल होता है, तो फिर ये जो वैक्सीन बनेगी ये वेज मानी जाएगी या नहीं? अनिल जी मैं बड़ा सिंपल और अनिल जी बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा जी। देखिए मेरी तो नॉलेज अनिल जी लिमिटेड है, तो ओवर टू यू कुणाल जी। लो कुणाल जी, और करो पार्टनरशिप बंसल जी के साथ। बताओ अनिल जी, देखिए रिसर्च करिए आशीष ने, अनिल जी ओवर टू आशीष। चलिए, यहाँ पर फुटबॉल मैच शुरू हो चुका है और ये अंडों की बॉल एक दूसरे से पाले में जा रही है। बट एनीवे, चलिए, इंटरेस्टिंग रिसर्च है, मज़ेदार रिसर्च है। शुक्रिया आशीष, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आपने रिसर्च निकाली और बहुत ही बढ़िया एक। आइए अब बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर आने की तैयारी में थोड़ी देर में आपके साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वो बताएंगे भी आपको किस स्टॉक को लेकर, किस कंपनी को लेकर या किस सेक्टर को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए आप तैयारी रखिए। तब तक आइए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी एक्शन में है, थोड़ी देर में हम उस पर भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ एक्शन वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से बड़ी खबर की तरफ रुख करें, उससे पहले एक बार जल्दी से बाजार का हाल मैं आपको दे दूं। बाजार एकदम डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 15,750 पर आता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी 34,885 का हाई अभी अभी बनाया है। तो बिल्कुल 34,900 का फाइनल टारगेट 950 का बनता है, वहाँ तक पहुँचता हुआ, और निफ्टी का फाइनल टारगेट दिन के लिए 15,775 का बनता हुआ बिल्कुल उसके करीब पहुँचते हुए दिख रहे हैं। और बेहतरीन तेज़ी होती दिख रही है बाजार में इस वक्त, और इस तेज़ी की पूरी जो लीडरशिप आ रही है, आप देख सकते हैं 5% अदानी पोर्ट ऊपर है, NTPC 4% मजबूत होता हुआ दिखा। बाजार खराब था, इसलिए शायद शुक्रवार को काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है अच्छे रिजल्ट के बावजूद। लेकिन अब आते थे, चलिए आइए तब तक बैन से बेनिफिट पर फोकस कर लिया जाए। आशीष, अगर आप तैयार हैं तो बताइए, बिल्कुल स्टॉक्स जो बैन में आने जाने को है तैयार। क्या है सिचुएशन? अनिल जी, फिलहाल 4 स्टॉक जो है बैन में, 4 में से 3 स्टॉक ऐसे जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है BHEL का, ये तो निश्चित ही हो गया, 80% से घट गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 78% पर है फिलहाल, तो BHEL तो निकल ही जाएगा। PNB यहाँ पर देखिए तो बॉर्डर लाइन पर है, 79.75% है, उम्मीद है कि ये स्टॉक भी बैन से बाहर आ जाएगा। और अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं, हालांकि 80% से नीचे अभी तक पोजीशंस आए नहीं है, लेकिन देख रहा हूँ कि धीरे धीरे घट रही हैं, अभी 81.4% हो गई है। थोड़ी देर बची है बाजार बंद होने में, तो पोजीशंस और घटती हैं, तो हो सकता है कि अदानी पोर्ट्स भी जो है बैन से बाहर आ जाए। इसके अलावा फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, हो सकता है कि जो अगली सीरीज के लिए रोल ओवर हो रहे हैं, इसके चलते जो पोजीशंस है बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन सेल इस स्टॉक पर खास ध्यान रखिए, क्योंकि 110% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। शुक्रवार को क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो 93.5% थी, अब फिलहाल 110% है, 95% की मार्क को क्रॉस कर दिया है। सेल पक्का हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। कैनरा बैंक यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं, 102% है। और वोडाफोन आइडिया ये काफ़ी लंबे समय के बाद जो है बैन में फिर से आने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर भी पोजीशंस अगर आप देखें तो 100% हो चुकी हैं। तो सेल, कैनरा बैंक और वोडाफोन आइडिया, इन 3 स्टॉक की जो है फ्रेश एंट्री होगी। इसके अलावा BHEL और PNB, ये 2 स्टॉक बैन से बाहर निकल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स के भी स्लाइड चांसेस है कि स्टॉक बैन से बाहर निकलेगा। ओके, है आपके लिए राय इस वक्त बैन से बाहर निकलने की तैयारी 3 स्टॉक की होती हुई दिख रही है, PNB, भेल और अदानी पोर्ट। एंट्री
एंट्री के लिए अनिल जी जैसा कि मैंने आपको बताया सेल केनरा बैंक, हाँ सेल का जो नाम है 110%, IB हाउसिंग तीन निकलेंगे तो 3 की जगह 3 बिल्कुल जगह खाली हुई वापस से बढ़ जाएगी। आइए बढ़ते आगे, तब तक जल्दी से एक बार एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बताने के लिए आपको ये खबर। ब्रजेश बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, ये खबर जो है यूबी ग्रुप से जुड़ी हुई है। यूबीएल जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, इसके जो शेयर जब्त किए थे ईडी ने, अब वो मार्केट में बिक्री के लिए आने वाले हैं 23 जून को। तो इसमें हेनिकेन जो है वो पूरा का पूरा जो ईडी के पास शेयर जब्त थे जिसे छोड़कर बैंकों को दे दिया गया था कि वो सेल कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा शेयर हेनिकेन खरीदना चाहती है। और इसके लिए हेनिकेन ने सेबी से ये पूछा था कि क्या इसमें ओपन ऑफर लाने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि 46.6% के आसपास जो है हेनिकेन के पास अभी भी है, और ये जो करीब 16.15% शेयर हैं ये और मार्केट में बिकने के आ रहे हैं जिसे हेनिकेन खरीदना चाहती है। तो इस पर जो है सेबी ने ये ओपिनियन दिया है कि चूंकि ये प्रमोटर टू प्रमोटर ट्रांसफर है इसलिए इसमें ओपन ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करीब 3 साल से जो इनके पास पहले से ही ये शेयर हैं, और अगर 3 साल से कोई अगर बतौर प्रमोटर क्लासिफाइड है, भले ही एक से ज्यादा उसमें प्रमोटर हो, तो उन स्थितियों में ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेनिकेन जो है अपना हिस्सेदारी अगर बढ़ाना चाहेगी तो वो इसके बाद करीब 61% तक की हिस्सेदार हो सकती है ये बल्क डील होने के बाद जो 23 जून को आने वाली है। कि इससे एक फायदा ये होगा कि जो कुछ भी बिकवाली करनी है ईडी को, उनकी बिकवाली आराम से जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं या नए प्रमोटर्स हेनिकेन हैं उनके पास हो जाएगी और बाजार पर उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी फायदे वाली बात होगी, राइट ब्रजेश? इसका मतलब यही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ, क्योंकि अगर ये इस तरह से ओपन ऑफर का एग्जम्पशन नहीं मिलता तो शायद उसको फुटकर बेचना पड़ता और उस वजह से जो है शेयर का जो प्राइस है उस पर एक तरह से दबाव आता। लेकिन यहाँ पर ये दबाव नहीं आएगा। नियम ये कहता है कि आपकी हिस्सेदारी अगर 75% से कम है और 25% से ऊपर है तो आप अभी जितना भी आगे बढ़ेंगे हर 5% पर, उसके लिए ओपन ऑफर की कंडीशन है। तो इसी वजह से ये सिचुएशन जो है बन रही थी, क्योंकि इनके पास करीब 46% है पहले से, और यहाँ ये करीब 16% और मार्केट में जो आ रहा है ओपन हो रहा है खरीदारी के लिए, ये खरीदना चाहते थे। तो इसी वजह से ओपन ऑफर की सिचुएशन बन रही थी। और चूंकि गो अहेड है सेबी की ओर से, क्योंकि ये प्रमोटर टू प्रमोटर ट्रांसफर है, इसलिए ओपन ऑफर की कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी, जो सेबी का टेक ओवर नियम है उसके हिसाब से। ओके, ये एक राहत की बात है। तो क्या ये ऑफिशियली सेबी की तरफ से अप्रूवल आ चुकी है या आने की संभावना है, और हेनिकेन का क्या कहना है इस पर? हेनिकेन साहब ने अभी जवाब मांगा है, अभी तक उनकी तरफ से जवाब आया नहीं है, लेकिन हेनिकेन ये हिस्सेदारी खरीदना चाहती है, इसके लिए उन्होंने सेबी को लिखा था और सेबी की तरफ से उनको इस तरह से एक कहें कि बता दिया गया है कि यहाँ पर एक राय मांगी थी उन्होंने इसके लिए, और वहां से ये कह दिया गया है कि इसमें ओपन ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये एक बड़ी खबर है आपके। जी ब्रजेश जी। हाँ, टेक ओवर कोड के नियमों के हिसाब से अगर 3 साल तक होल्डिंग है बतौर प्रमोटर क्लासिफाइड हैं तो उस सिचुएशन में नहीं पड़ेगी। 11% मालिया की हिस्सेदारी है और करीब 46% इनकी हिस्सेदारी है, और ये 3 साल से ज्यादा की मियाद से क्लासिफाइड है एज ए प्रमोटर। तो जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रमोटर से प्रमोटर का हो रहा है, भले ही वो केंद्र सरकार के पास गिरी थी, लेकिन वो हिस्सेदारी जो थी वो मालिया की और उसके अलावा उनकी ग्रुप कंपनियों की थी यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बड़ा एक्शन जो हो सकता है। सुबह आशीष केलकर साहब ने खरीदारी करने की राय दी थी, किरण जी के ही पार्टनर। किरण जी जरा बताइए यूबीएल पर चार्ट पर अपनी राय। चार्ट पैटर्न शानदार है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली आती नजर आ रही है, पर मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। इसने जो मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था लगभग 1310 1320 के आसपास, उसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए पोजिशनली अगर कोई किसी का व्यू है। देखिए अनिल जी, ये चार्ट अगर देखते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म तो ऑल टाइम हाइज बहुत नजदीक आ गए हैं। ये जो 1460 1470 लेवल्स है, ये ऑल टाइम हाई जोन है जो कि लगभग 2018 2019 इन सालों में देखने को मिला। तो वो वापस एक बार रीटेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा इधर टाइम स्पेंड करेगा, पर एक बार ये 1450 1460 निकल जाएगा तो एक नए दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा ये स्टॉक। तो बिल्कुल होल्ड करें, 1300 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे, पोजिशनली 3 से 6 महीने का व्यू लेके लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए।
ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। पोजिशनली एक बढ़िया पिक बन सकती है यूनाइटेड ब्रूअरीज, इस पर रखें नजर। एक्शन ये बनते हुए दिखा रहा है। पर आइए फिर बाजार में भरपूर एक्शन है, डेज हाई पर वापस बाजार है इस समय। चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, बढ़िया मूव है ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर्स जो आज सुबह जब हम ट्रेड के लिए खुले थे 200 पॉइंट्स नीचे थे, अब आपको 200 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं डेज हाई पर। नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % से ज्यादा की तेजी है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव हो गए हैं, लगभग आधा % ऊपर, ये भी आपको दिख रहे हैं। तेल में तेजी है, कच्चे तेल में तेजी है, गोल्ड में बाउंस बैक है, और जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी संभलती हुई दिख रही है। हालांकि 1.43 के लेवल पर ही आ गई है जो फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल था, बट बाजार वापस स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या करके जाएं? तेजी करके जाएं, और क्या करना है दीप। बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिल रही है, 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग है, शानदार है। 15,575 से बहुत ऊपर है, लगभग पौने 200 पॉइंट। इससे बढ़िया आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। पूरा वीकेंड कितने स्ट्रेस में बिताया लोगों ने, इसी बहाने मतलब इतना सोचने के बजाय योगा किया होता तो आप सोचिए क्या क्या अच्छा हो गया होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं ना वो सैटरडे संडे SGX निफ्टी देखना छोड़ दो, बंद करो। और सबसे बढ़िया बात है कि मंडे आके सुबह सुबह देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल अंत भला तो सब भला। बार बार इसलिए कहता हूँ, खुले कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 9:15 बजे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी 3:30 बजे की इंपॉर्टेंस है। तो 3:30 बजे सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, फर्स्ट क्लास। 200 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स ऊपर है, बैंक निफ्टी आप देखिए 300 पॉइंट। सिंपल तेजी की पोजीशन को कैरी करके चले। 15,600 का पुट ऑप्शन खरीद लें या 15,500 का, जो आपको सूट करे। एक आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, ताकि अचानक से किसी तरीके से, जैसे 200 पॉइंट अचानक से SGX नीचे दिखा रहा है, तो कम से कम आपको तनाव ना हो कि भाई 200 नीचे खुल गया तो मेरे पास पुट है। बैंक निफ्टी 34,500 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन में बने रहें। कल आपको फिर से बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। डाउ फ्यूचर्स मेरे ख्याल से कितना 200 ऊपर है, 215 220, एक बार जरा जल्दी से ले आए, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो वो एक, हाँ 200 पॉइंट ऊपर है, 202, ये 201। आज सारे ये एक वाली, जब से सुमित जी ने सुबह सुपर हिट कॉल दिया है अपना निफ्टी का, तब से 201 ये पॉइंट ऊपर आपके लिए डाउ फ्यूचर्स भी। तो ओवरऑल तेजी की पोजीशन लेकर जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल सर, तो तेजी की पोजीशन लेकर जाएं और एक हेज जरूर रखें। और सुमित जी एक और कॉल देने के लिए तैयार हैं, उससे पहले वागले साहब भी एक कॉल दे रहे हैं। वागले साहब, बिगुल नहीं बजा रहा हूं, कॉल दे दीजिए सर। दीपांशु, आप ही ने मुझे पूछा था गुजरात गैस के बारे में, इसमें अभी अभी ब्रेकआउट आया है 680 के ऊपर, 682 8250 का करंट भाव है, लेके चले। मुझे 700 के लेवल कल दिखाई देते हैं। आपको एक 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा, 674 का स्टॉप लॉस, 698 700 का टारगेट कल तक, शायद फर्स्ट हाफ नहीं। ओके, तो 700 की तरफ जाने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते 600 से रैली एक शुरू हुई थी, जो अब आपको 700 तक जाती हुई दिख रही है। तो गुजरात गैस बढ़िया मोमेंटम में। सुमित जी, आप भी अपनी कॉल बताएं सर। दीपांशु, देखिए बैंक निफ्टी लोअर लेवल से 1000 पॉइंट रिकवरी दिखा चुका है, तो कुछ तो हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में। मेरे को लग रहा है ये हफ्ता बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के नाम हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है इंडसइंड बैंक। 1007 का अभी भाव चल रहा है, 980 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है इस हफ्ते में इंडसइंड बैंक में 1050 से 1060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1020 वाला कॉल 10 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 1020 का कॉल खरीदारी करें, 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का मूव 1020 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। स्पॉट लेवल के हिसाब से 1050 1060 इस हफ्ते का टारगेट होगा, 980 स्टॉप लॉस। ओके, तो इंडसइंड बैंक पर भी रखिए मोमेंटम, बढ़िया मूव आती हुई दिखी है। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आपको 325 पॉइंट्स की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। 60 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 15,750 की तरफ क्लोजिंग के लिए जाते हुए दिख रहा है। बैंक्स का रहा है भरपूर कंट्रीब्यूशन, पर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी आज आपने अच्छा बाउंस बैक देखा है। सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स कैश वाले, और साथ ही अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस में अच्छा एक्शन। NTPC नतीजे ठीक ठाक रहे, ब्रोकरेज कमेंट्री पॉजिटिव थी, वहां से मूव आती हुई दिखी। टाइटन फिर से तेजी में आते हुए दिखा 1750 के करीब। SBI, इंडसइंड बैंक, यहां पर अच्छी खरीदारी आपने देखी है। HDFC बैंक से भी सहारा मिला है, साथ ही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड, यहां पर भी मूव दिखा है। कोटक बैंक, यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिन बाद है इसकी AGM, 3 दिन बाद है इसकी AGM,
और यहाँ पर भी आपको लगातार मूवमेंट दिख रहा है। आज भी आधे % की गेन के साथ क्लोज आउट करते हुए दिख रहा है। तो इन दिग्गजों ने दिया है बाजार को सहारा। यूपीएल, विप्रो, टाटा मोटर्स, मारुति, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, टीसीएस, एल&टी और एमएनएम, यहाँ पर आपने गिरावट देखी है। यूपीएल पर बड़ा ब्रेकडाउन था 4.5% का। बाकी स्टॉक्स में आपने ज्यादा तेज गिरावट नहीं देखी है, 1 से 1.5% की मामूली गिरावट वहां पर आई है। वायदा कारोबार की बात करें तो 8% की गेन जीएमआर इंफ्रा पर नतीजों के बाद बंधन बैंक जो असम सरकार ने लोन्स को लेकर निर्णय लिया है 8% ऊपर ये भी। साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस, पीएनबी बैन से बाहर आ सकता है ये काउंटर। गुजरात गैस, आईआरसीटीसी, यूनाइटेड ब्रूरीज जिस पर अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज बैन से बाहर आने के बाद कैनरा बैंक, फाइजर और कल नतीजों से पहले बीईएल, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने अच्छी गेन देखी है। अनिल जी, 6th बेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी पर, 15,750 के करीब प्रोविजनल क्लोज, अच्छी रैली के साथ। और बैंक निफ्टी पर तो और भी जबरदस्त एक्शन सर, ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ 34,870 के करीब। दमदार स्ट्रेंथ दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होना बाजार के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। कल के शुक्रवार के लोज को हमने होल्ड किया, उसके ऊपर लो बनाया, शुक्रवार के हाईज के ऊपर हाई बनाया, तो एक पहला रिवर्सल का संकेत जो आमतौर पर सुमित जी के, कुणाल जी, राकेश जी और किरण जी के चार्ट्स पर आता है, वो ज़रूर आज आया होगा। ये तकनीकी संकेत पहला आता हुआ दिखा है। बस एक अच्छी क्लोजिंग आज रात डाउ को मिल जाए तो फिर कल देखिए किस तरह का एक्शन होता है। इसलिए आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो मिसमैच है। जहाँ एक और अगर फेड के चेयरमैन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 2023 में हम दरें बढ़ाएंगे, उस पर बाजार गिरता नहीं। फेड के एक अधिकारी जेम्स बुलर्ड के बोलने पे गिर जाता है, और गिरता है तो ठीक है, अगर ब्याज दरें बढ़ने का डर है तो फिर बॉन्ड यील्ड्स क्यों गिर गए। तो कहीं कहीं जो मिसमैच है वो मिसमैच दूर होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में यही होता है, अलग अलग एसेट क्लास अपनी डिमांड सप्लाई के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स हैं वो काम करते हैं। 9:15 बजे नहीं सही, 3:30 बजे फंडामेंटल्स काम करते हुए दिख रहे हैं और बाजार बेहतर तरीके से बंद होता हुआ दिख रहा है डे हाई पर। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन मैं आपके लिए बता दूं, और वो एक्शन है बेहतरीन। सबसे पहले शाम 5 बजे का एक्शन विशेष तौर पर समर्पित है आशीष जी आपको, जो कि अभी आशीष जी ने कहा कि मैं जिम जाना पसंद करता हूं योग करने के। लेकिन आशीष जी जिम जाना पसंद तो करते हैं, लेकिन कोरोना काल में कौन सा जिम खुला था? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए हमने विशेष शो रखा है। जैसे पता चला आशीष जी जिम जाना पसंद करते हैं, हमने शाम का शो बना दिया। और ये शो ऐसा है कि कोरोना में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जॉगिंग नहीं कर सकते, पार्क में नहीं जा सकते हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं, जिम में नहीं जा सकते हैं, तो फिर एक ही चीज़ काम आई, वो है योग। घर पर बैठकर आप योग करें और योगा करें। जो योगा कहना चाहें योगा कहें, सही नाम तो योग है। और इस योग के सहारे आप रह सकते हैं निरोग। तो किस तरह से घर या ऑफिस कहीं भी हो, जगह की आपके पास कमी हो, आप स्वस्थ रह सकते हैं योग के जरिए, ये बताएंगे हम आज आपको शाम 5 बजे। हमारे साथ होंगे 3 जाने माने एक्सपर्ट। योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा जी होंगी, योग एक्सपर्ट वंदना गुप्ता जी होंगी, और योगा इंस्ट्रक्टर अपेक्षा नौटियाल जी होंगी हमारे साथ। तो वो बताएंगे आपको योग करें रोज। आशीष जी जरा गौर फरमाइए इस बात पर। अभी तो ठीक है आपके फिर से जिम विम खुल रहे हैं, लेकिन जिम विम ना हो तब तो कम से कम योग करें। नहीं अनिल जी, आजकल अगर आपने देखा हो तो अनिल जी सब लोगों ने अपने घर पे, अगर आप मतलब अपने घर में वो बैंड से लेके डंबल्स और जो साइकिल स्ट्रेच एक्सरसाइजेस के लिए होता है काफी, हाँ साइकिल बिल्कुल अनिल जी, अगर आप मैं कैमरा घुमाऊंगा तो आपको साइकिल दिखा भी सकता हूँ। तो अनिल जी सारी चीजें अरे घुमाना मत, नहीं आशीष जी नहीं प्लीज कैमरा मत घुमाना। मुंबई में मैंने बहुत सारे दोस्तों के घर पे साइकिल देखी है, वो साइकिल बड़े जोश खरोश से खरीद कर लाते हैं, और फिर अभी जो मानसून सीजन चल रहा है ना, उस मानसून सीजन में उनके गीले कपड़े सुखाने के काम में आती है। पता नहीं आपके यहाँ का क्या सीन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो शो पीस ही रहती है, इस्तेमाल में नहीं आती है, काम में कोई नहीं लेता, खाली ऐसे ही है, पड़ी है मतलब पड़ी है। लोगों को लगता है खरीद कर ला कर रख देंगे, उससे ही वजन कम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा, चलानी भी पड़ती है। बताइए आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बस अनिल जी मैं वही कह रहा था कि, और आपकी बात भी ठीक है अनिल जी, और पार्शली कपड़े सूखते हैं उसके ऊपर और वो सारी चीजें अनिल जी रिप्लेस हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों ने वो घर पे जिम की तैयारी कर ली है, मतलब पार्शल जितना कर सकते थे। एब्सोल्युटली। चलिए, लेकिन जो भी तरीका आपको पसंद हो वो करिए ज़रूर। हेल्दी रहना ज़रूरी है और ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मुश्किल से अगर दिन का 15-20 मिनट भी आप निकाल लें तब भी आप स्वस्थ रहेंगे, अगर घंटा भर निकाल लें तब फिर तो कहना ही क्या। तो चलिए ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। शाम का 5 बजे का शो मिस मत कीजिएगा। योग करें रोज़।
शाम 6:30 बजे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया शो है, आपको मिस नहीं करना है। और कुछ जो ये म्यूचुअल फंड से इनके नए फंड ऑफर आ रहे हैं। अब कौन से नए फंड ऑफर में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं, ये हम बताएंगे। क्योंकि एक तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड फंड आ रहा है, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड आ रहा है, HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से NFO है, क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से NFO है। इन सारे NFO की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। न्यू फंड ऑफर जो आ रहे हैं ये किस तरह के फंड है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ही आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज़ अजीज़ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इन सारे नए फंड में राय लेंगे। न्यू फंड में ऑफर ही ऑफर, ये है शाम का 6:30 बजे का खास शो, ज़रूर देखिएगा। और देखिएगा एक और विशेष शो, वो विशेष शो विश्वेश जी है नहीं तो विश्वेश जी को डेडिकेटेड कर देता रात को विश्वेश जी नहीं भी है, फिर भी आप सब एक्सपर्ट ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो आप और आशु जी आप भी, क्योंकि आप ये जो सारी वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना FNO में, ज़रा सबको दिखाइए एक बार। ये वो फंड मैनेजर्स कहते हैं कि हमें अल्फ़ा जनरेट करना है, वो विश्वेश जी कहते हैं हमारे बीटा इसका कम है ज़्यादा। ये सब अल्फ़ा बीटा करते हैं ना आप लोग सारे, ये सब FNO में और फंड मैनेजमेंट में चलता है ना, हमारे मार्केट में अल्फ़ा बीटा चलता है ना आशु जी। हाँ जी बिल्कुल अनिल जी, मतलब वेगा थीटा सब है। हाँ। जो कि मैं विश्वेश को कहता हूँ कि हमारी कंजम्पशन के लिए एज ए क्लाइंट या एज ए व्यूअर है, उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाना चाहिए। हाँ। बट आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी, ये सब चलता है, गामा भी है इसके अंदर, बीटा भी है, अल्फा भी है, थीटा भी है, वेगा भी है। अब इन सब में ये सब ना न सिर्फ FNO में कहाँ कहाँ घुस गए आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सारे के सारे नाम जो आप बोल रहे हैं ये सब घुस गए कोरोना में, लगा ना झटका। हाँ, कोरोना में घुस गए। तो अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि कोरोना के अल्फ़ा बीटा वेरिएंट, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, कोरोना में भी ऐसे वेरिएंट आ गए। अल्फ़ा बीटा वेरिएंट है जो आपको फिर से घेर सकते हैं। ब्रिटेन में एक स्टडी हुई, इसमें ये बात सामने आई है, रिकवरी के बाद कोरोना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर उन्होंने एक रिसर्च की, उसमें कुछ अल्फ़ा बीटा वेरिएंट आए हैं। तो इन अल्फ़ा बीटा वेरिएंट ये हैं क्या, इनसे आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये आपको जानना है। आज रात को 8 बजे हमारी कवर स्टोरी, रिकवरी के बाद अल्फ़ा बीटा का खतरा। और आप में से कोई एक जो भी अपने आप को विश्वेश जी का दोस्त समझता हो, कृपया करके आप उन्हें भी मैसेज करें। वैसे तो वो शो देख ही रहे होंगे, मैसेज करके उन्हें बताएं कि वो भी ये अल्फ़ा बीटा ये वाला भी देख लें। बाकी FNO वाले तो ठीक है अपनी जगह, ये वाला ज़्यादा काम का, वहाँ पे तो पैसे का ही नुकसान होता है, यहाँ पर तो हेल्थ का और लाइफ का नुकसान होने का डर रहता है। तो ये ज़रूर देखें रात की 8 बजे की स्टोरी। इसके अलावा आज रात की दूसरी स्टोरी है, तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है, इससे कैसे बचें, ये है आज की दूसरी स्टोरी है। एम्स के 2 डॉक्टर्स ने ये बताया कि आप तीसरी लहर से बच सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। कुछ अहम चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, कौन सी हैं वो बातें, कैसे बचना है, डॉक्टरों के सुझावों का विश्लेषण करेंगे हमारी कवर स्टोरी में, तीसरी लहर से कैसे बचें। इसके अलावा देश दुनिया की और तमाम खबरें आपके लिए होगी आज शाम की 8 बजे की बुलेटिन में। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी का, वागले साहब का और किरण जी का भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, रोज़ करें न करें, कम से कम प्लीज़ आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, थोड़ा बहुत जितना कर सके योगा प्राणायाम ज़रूर करें। बंसल जी करेंगे ना? देखिए अनिल जी, मैं तो आज इंस्पायर्ड हो गए, मैं शुरुआत कर रहा हूँ अनिल जी, योगा की इवनिंग क्लासेस अनिल जी रखी हैं स्पेसिफिकली। वाह। और देर करें तो मतलब कि वो कहावत भी है ना, जल्दी करो, तो बस आज से अनिल जी शुरुआत कर रहा हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा योगा। अनिल जी, मैं भी अनिल जी सूर्य नमस्कार कर चुका हूँ सवेरे ही। तो अनिल जी आपसे इंस्पायर होके जो बचे हुए आपके आसन हैं उनको भी प्रैक्टिस करूंगा आपसे अनिल जी। चलो बढ़िया है। और वागले साहब तो सामने देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। वागले साहब सोच रहे कि ये सब जो बातें हो रही है इससे मेरा कोई लेना नहीं, दूर दूर तक मेरे काम की है भी नहीं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग। वागले साहब आप जैसे हैं वैसे ही बड़े प्यारे हैं, बड़े क्यूट है, आप ऐसे ही रहे। आप ये सब योगा वोगा के चक्कर में ना पड़े, कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, हम समझेंगे हमारा मैसेज आप तक पहुँच गया। नहीं कर पाए तब भी आप हमें उतने ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।